गुड्स की एग्जाम्पशन लिस्ट हमारे सिलेबस में नहीं है, सिर्फ सर्विस की बात है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड को ट्रांसपोर्ट करने की सर्विस की बात हो रही है। कहते हैं अगर आइटम कौन से ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, एसएफ रैंडम वाली आइटम है, मतलब सॉल्ट है, फूड ग्रेन्स है, रिलीफ मटेरियल एग्रीकल्चर, न्यूज़पेपर, डिफेंस मटेरियल, ऑर्गेनिक एंड मिल्क। एसएफ रैंडम वाली अगर आइटम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं ना तो एग्जाम्प्ट रहेगी। अगर एयर के थ्रू किया तो टैक्सेबल। एग्जाम्प्ट कब है, जब रोड, रेलवे या वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, फाइन। इसके अलावा रेलवे इक्विपमेंट पहले कभी एग्जाम्प्ट होता था, अभी रेलवे इक्विपमेंट को ट्रांसपोर्ट करना इज टैक्सेबल। तो एग्जाम्प्ट वाली गुड्स कौन से हैं, ये गुड्स एसएफ रैंडम वाले गुड्स अगर ट्रांसपोर्ट करेंगे तो एग्जाम्प्ट है, एयर के थ्रू करेंगे तो टैक्सेबल है, अदरवाइज एग्जाम्प्ट। फिर इन गुड्स के अलावा अगर बाकी कोई और गुड ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो हम ये चेक करेंगे किस मोड के थ्रू कर रहे हो, रोड, एयर, रेलवे, अलग से एग्जाम्पशंस है। अगर रोड के थ्रू कर रहे हो तो फिर हम ये चेक करेंगे कि ट्रांसपोर्ट करने वाला बंदा कौन है। अगर ट्रांसपोर्ट करने वाला बंदा इज जीटीए, अगर जीटीए है तो हम ये चेक करेंगे कि रेसिपिएंट क्या अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल या फिर एक गवर्नमेंट टीडीएस डिडक्टर है क्या। अगर हाँ तो एग्जाम्प्ट रहेगा, डजंट मैटर रेट 12% है या 5% है। अगर रेसिपिएंट कौन है, अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल या फिर टीडीएस डिडक्टर गवर्नमेंट रेसिपिएंट, तो एग्जाम्प्ट है, अदरवाइज आपका टैक्सेबल है। इसके अलावा अगर कोरियर एजेंसी है तो ऑलवेज टैक्सेबल है। एनी अदर पर्सन मतलब जीटीए या फिर कोरियर एजेंसी को अलावा और कोई रह गया तो एग्जाम्प्ट है। मतलब कोई भी ऐसा बंदा, जो जीटीए कौन होता है, जो कंसाइनमेंट नोट इशू करता है, तो कंसाइनमेंट नोट जो इशू नहीं कर रहा और वो कोरियर एजेंसी भी नहीं है, तो वो सारे बंदे जो कुछ ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं वो एग्जाम्प्ट है, क्योंकि वो एनी अदर पर्सन कैटेगरी में फॉलो हुए। एयर के थ्रू ट्रांसपोर्ट करना विद इन इंडिया टैक्सेबल है, आउटसाइड इंडिया एग्जाम्प्ट है। रेलवे वाला इन इंडिया गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो टैक्सेबल है, वाटर के थ्रू कर रहे हो ऑलवेज एग्जाम्प्ट। नेक्स्ट, नेशनल परमिट, वो हर ट्रक को, मतलब अगर मल्टीपल स्टेट्स में जाना है तो नेशनल परमिट लेना पड़ेगा, तो ऑल इंडिया का नेशनल परमिट ले रहे हो तो एग्जाम सर्विस है। दूसरा, किराए वाला रेंटिंग ऑफ गुड्स कैरिंग व्हीकल, मतलब अगर जीटीए वाला बंदा किराए पे ले रहा है गुड्स कैरिंग व्हीकल तो एग्जाम्प्ट है। प्रोवाइड दैट, ध्यान क्या रखना है, जीटीए ही ले फिर ही एग्जाम्प्ट है, जीटीए के अलावा कोई और लेगा तो टैक्सेबल है। किसी और ने करना क्या है, ज़्यादातर काम जीटीए को होता है। तो जीटीए ने अगर किराए पे व्हीकल ले लिया तो एग्जाम्प्ट है। जीटीए ने अगर व्हीकल परचेज कर लिया तो उसका आईटीसी मिलेगा। जीटीए ने व्हीकल परचेज कर लिया, आईटीसी मिलेगा क्या, मिलेगा। हाँ, अगर आउटवर्ड आरसीएम है फिर बाय डिफॉल्ट नहीं मिलेगा ऑब्वियस, लेकिन अगर आउटवर्ड एफसीएम है फिर तो मिलेगा। जीटीए नहीं है, बिजनेस एंटिटी है, उसने अगर गुड्स कैरिंग व्हीकल ले लिया तो आईटीसी मिलेगा क्या, मिलेगा नहीं मिलेगा। गुड्स वाला व्हीकल तो मिलेगा, वो तो पर्सन वाले व्हीकल के ऊपर होता है। गुड्स वाला व्हीकल किराए पे ले लिया किसी बिजनेस एंटिटी ने, टैक्सेबल एग्जाम्प्ट। हाँ, आप ये पूछ रहे हैं टैक्सेबल के एग्जाम्प्ट, अगर इनवर्ड में की लेता है गुड्स कैरिंग व्हीकल की ने एक बिजनेस एंटिटी ने, जीडी जीटीए नहीं है, टैक्सेबल है, क्योंकि एग्जाम्पशन कब है, अगर जीटीए लेगा गुड्स कैरिंग व्हीकल तब एग्जाम्प्ट है। एक एंटिटी कौन सी, एंटिटी कौन है जिसका काम ही है व्हीकल्स को किराए पे देना। मैं एक एंटिटी हूँ, मेरा काम ही क्या है, मेरे पास 20 ट्रक है, किराए पे देता हूँ। तो एक प्रांजल लिमिटेड को दे दिया, प्रांजल लिमिटेड का क्या है, ड्रग्स का काम है, मतलब फार्मास्यूटिकल कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी को दे दिया हमने। दूसरा एक जीटीए को दे दिया। तो बेसिकली बात क्या बनेगी, अगर मैंने जीटीए को दिया तो टैक्सेबल एग्जाम्प्ट, एग्जाम्प्ट। और अगर मैंने फार्मास्यूटिकल कंपनी को दिया तो मतलब मैं तो ऐसा बंदा हूँ जिसकी आउटवर्ड सप्लाई मल्टीपल बंदों को है, तो रेसिडेंट के बिहाफ पे मेरी आउटवर्ड सप्लाई टैक्सेबल हो जाएगी और कभी कभी एग्जाम्प्ट हो जाएगी। क्लियर है ना, हो गया। तो जीटीए में गुड्स ट्रांसपोर्ट में क्या पड़ा, पहले तो गुड्स ऐसे रैंडम वाले होने चाहिए तब एग्जाम्प्ट है, एयर के थ्रू करोगे तो टैक्सेबल है, रेलवे इक्विपमेंट करोगे तो टैक्सेबल है। उसके बाद हमने पढ़ा ऐसे रैंडम के अलावा अगर कोई और गुड है तो चेक करेंगे ट्रांसपोर्ट करने वाला बंदा कौन है। अगर ट्रांसपोर्ट करने वाला बंदा जीटीए है तो रेसिपिएंट चेक करेंगे अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल है या फिर अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल, इसके अलावा गवर्नमेंट एज ए टीडीएस डायरेक्टर है तो एग्जाम्प्ट है। कोरियर एजेंसी है तो टैक्सेबल है, जीटीए कोरियर एजेंसी के अलावा कोई और बंदे तो एग्जाम्प्ट है। एयर के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, अब्रॉड कर रहे हो, एग्जाम्प्ट है, विद इन इंडिया टैक्सेबल है। वाटरवेज के थ्रू कर रहे हो हमेशा एग्जाम्प्ट है, रेलवे के थ्रू कर रहे हो हमेशा टैक्सेबल है। फिर अगर नेशनल परमिट वो एग्जाम्प्ट है, इसके अलावा जीटी अगर गुड्स व्हीकल किराए पे ले रहा है तो एग्जाम्प्ट है। फिर क्या, बंदे ट्रांसपोर्ट करने की सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। फिर से एक बार, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर में क्या फर्क होता है। जो रेसिपिएंट है पैसेंजर,
पैसेंजर के इच्छा के अकॉर्डिंग अगर रूट डिसाइड होगा, जब पैसेंजर कहेगा तब रुकेगा व्हीकल, तो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल हो गया। अगर पैसेंजर की इच्छा नहीं चल रही, पैसेंजर का सिर्फ यही है कहाँ से चढ़ना है और कहाँ पे उतरना है, सिर्फ ये पैसेंजर की इच्छा है, इसके अलावा कोई पैसेंजर की इच्छा नहीं है, तो आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर सर्विसेज। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर में हम सबसे पहले ये चेक करेंगे ईसीओ के थ्रू तो नहीं दे रहे। अगर ईसीओ के थ्रू दे रहे हो ऑलवेज टैक्सेबल, क्योंकि ईसीओ 95 लगता था। 95 में क्या बोलता था, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर ईसीओ शैल बी लायबल टू पे टैक्स। कब? पहली बात ओमनीबस नहीं होनी चाहिए, दूसरी बात ऑलवेज सप्लायर रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड चलेगा, दोनों केसेस में सप्लायर रजिस्टर्ड हो अनरजिस्टर्ड हो डजंट मैटर, हमेशा ईसीओ टैक्स पे करेगा। लेकिन अगर ओमनीबस का सीन हुआ तब कब? अगर सप्लायर कंपनी है तो एफसीएम, अगर सप्लायर कंपनी नहीं है तो आरसीएम। ठीक है, सप्लायर एक पार्टनरशिप फर्म है जो कि रजिस्टर्ड है, आरसीएम लगेगा नहीं लगेगा? सप्लायर एक पार्टनरशिप फर्म है जो कि रजिस्टर्ड है, ओमनीबस के थ्रू सर्विस दे रही है, ईसीओ के थ्रू दे रही है, आरसीएम लगेगा। सप्लायर रजिस्टर्ड है, पार्टनरशिप फर्म है, चलेगा तब भी आरसीएम। यस। अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर हम सबसे पहले ये चेक करेंगे ईसीओ के थ्रू है या विदाउट ईसीओ। अगर ईसीओ के थ्रू है टैक्सेबल, अगर विदाउट ईसीओ है तो चेक करेंगे व्हीकल कौन सा। व्हीकल अगर कौन सा आपका ऑटो रिक्शा या फिर मीटर्ड कैब, ऑटो रिक्शा या मीटर्ड कैब तो एग्जम्प्ट कर दो, छोटे व्हीकल है। रेडियो टैक्सी मतलब वो टैक्सी जिसके ऊपर जीपीएस फिटेड होता है तो टैक्सेबल है, प्रीमियम सर्विस आ गई। इसके अलावा कोई और व्हीकल रहेगा तो हम ये चेक करेंगे स्टेज कैरेज या कॉन्ट्रैक्ट कैरेज। व्हाट डू यू मीन बाय स्टेज कैरेज? स्टेज कैरेज क्या होता है कि बार बार चलती हैं, सेम रूट पे चलती हैं, आपका बोर्डिंग जहाँ से बंदे चढ़ाने हैं और उतारने हैं मल्टीपल होते हैं, स्टॉप्स मल्टीपल होते हैं। प्रॉपर बस की एग्जांपल है, प्रॉपर बस वाला केस, दिमाग में उस बस को विजुअलाइज कर लो, दैट इज अ स्टेज कैरेज। और कॉन्ट्रैक्ट कैरेज क्या होता है, जब किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए कभी कभी बस लेके जाई जाए, जैसे कि सालासर को बस लेके चले गए। जब सालासर को बस लेके चले गए तो ऐसा थोड़ी है कि बार बार रास्ते में उतारते जाएंगे सबको, तो एंड डेस्टिनेशन सबकी काम पे है, सालासर ही है। तो कॉन्ट्रैक्ट कैरेजेस स्पेसिफिक रूट पे बस चलाई गई, बस या कोई भी व्हीकल लेके गए। स्टेज कैरेजेस परमानेंट एक स्पेसिफिक रूट के ऊपर बस चलती रहती है। ठीक है, अगर स्टेज कैरेज है जो बस चलती रहती है तो इसमें टूरिज्म तो कहाँ पे इन्वॉल्व होता है? स्टेज कैरेज में टूरिज्म चेक करने की लोड नहीं है, सिंपल बात करोगे एसी नॉन एसी, एसी है तो प्रीमियम टैक्सेबल, नॉन एसी है तो एग्जेम्प्ट। कॉन्ट्रैक्ट कैरेज में टूरिज्म वाला सीन हो सकता है, अगर टूरिज्म वाला सीन हुआ टैक्सेबल, एसी हुआ तो भी टैक्सेबल। तो दो केसेस टैक्सेबल है, या तो टूरिज्म हुआ या फिर एसी हुआ। कॉन्ट्रैक्ट ही है, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज। ठीक हो गया। तो हमने क्या पढ़ा पैसेंजर में, सबसे पहले व्हीकल चेक करेंगे, अगर ईसीओ के थ्रू दे रहे ऑलवेज टैक्सेबल, ईसीओ के थ्रू नहीं दे रहे तो व्हीकल चेक करो। व्हीकल अगर कौन से वाला आपका ऑटो रिक्शा या मीटर्ड कैब तो एग्जाम्प्ट है, रेडियो टैक्सी तो टैक्सेबल है। इसके अलावा कोई और व्हीकल रह गया, स्टेज कैरेज या कॉन्ट्रैक्ट कैरेज चेक करेंगे। स्टेज कैरेज में टूरिज्म नहीं देखना, सिर्फ एसी नॉन एसी। कॉन्ट्रैक्ट कैरेज में टूरिज्म चेक करना है। अब जब कहते हैं ना टूरिज्म चेक करना है, तो चाहे ये मंदिर वाले स्थानों पे भी लेके जा रहे हैं, वृंदावन लेके जा रहे हैं, सालासर लेके जा रहे हैं, तो इसको भी टूरिज्म की कैटेगरी में फॉल करवा के टैक्सेबल करवाना है। रेल ट्रांसपोर्टेशन में स्पेशल अगर रेल है कौन सी, मेट्रो मोनो रेल ट्रैम, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाली आइटम ही है तो एग्जाम्प्ट है। इसके अलावा जो और रहेगी सिंपल इंडियन रेलवे, उस केस में क्या है, एसी या फिर फर्स्ट क्लास नॉन एसी तो टैक्सेबल है, बाकी केसेस में एग्जाम्प्ट है। वाटर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट में क्या सीन है, इनलैंड वाटरवे तो एग्जाम्प्ट, कोस्टल ट्रांसपोर्ट तो भी एग्जाम्प्ट। कोस्टल ट्रांसपोर्ट में एग्जाम्प्ट क्या है, जब प्री डोमिनेंट पर्पस पब्लिक ट्रांसपोर्ट का होना चाहिए। कोस्टल ट्रांसपोर्ट होता क्या है, फ्रॉम वन कोस्ट टू अदर कोस्ट, फ्रॉम द, ये जो आपकी सीज होती है, सी के थ्रू एक कोस्ट से दूसरी कोस्ट। अगर तो इसका पर्पस टूरिज्म हुआ, टूरिज्म कब होएगा, डिफाइन किया गया, कहते टूरिज्म कब होता है, जब कहते हैं साइट सीइंग हो बीच में, जब खाना पीना हो, एंटरटेनमेंट हो, इन केसेस में टूरिज्म बनता है। तो अगर टूरिज्म ऑब्जेक्टिव हुआ तो टैक्सेबल, और अगर टूरिज्म नहीं है तो फिर एग्जम्प्ट है। ओवरसीज ट्रांसपोर्ट फिर से एग्जम्प्ट है, चाहे टूरिज्म है नहीं है डजंट मैटर। तो टूरिज्म हमने कहाँ पे चेक करना है, कोस्टल ट्रांसपोर्ट, और इस इन तीनों केसेस में इंपॉर्टेंट भी कोस्टल ट्रांसपोर्ट ही है, इसी के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट, एयर ट्रांसपोर्टेशन में क्या सीन है, एग्जामिशन कब मिलेगी, जब आपकी ये 9 स्टेट्स हैं, 9 स्टेट से आपकी फ्लाइट ओरिजिनेट करेगी या टर्मिनेट होएगी, या तो यहाँ से चलेगी या उतरेगी इन 9 स्टेट्स में, प्रोवाइडेड दैट इकोनॉमी क्लास होना चाहिए सिर्फ, तभी एग्जामिशन मिलेगी। इसके अलावा कोई और भी केस रहेगा तो सारे टैक्सेबल रहेंगे, रोपवे केबल कार रहेगा तो भी टैक्सेबल रहेगा।
तो पैसेंजर में क्या पढ़ा था स्टार्टिंग हमने 95 ऑलवेज टैक्सेबल, उसके बाद व्हीकल पढ़ा ऑटो रिक्शा मीटर्ड कैब, ऑटो रिक्शा मीटर्ड कैब एग्जम्प्ट, रेडियो टैक्सी टैक्सेबल, स्टेज कैरेज कॉन्ट्रैक्ट है, स्टेज कैरेज में टूरिज्म चेक करना है नहीं चेक करना, एसी नॉन एसी, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज में टूरिज्म चेक करना है, टूरिज्म है तो भी टैक्सेबल, एसी है तो भी टैक्सेबल। उसके बाद हमने देखा वो वाटरवे, वाटरवे में एग्जम्पशन कब मिलेगी, जब एक तो इनलैंड दूसरा कोस्टल, कोस्टल में मिलेगी प्रोवाइडेड दैट पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए ना कि टूरिज्म, ओवरसीज है तो क्या है एग्जम्प्ट है। फिर आ गया एयर, एयर में क्या था, ये जो रोपवे केबल कार होती है ना, चाहे वो ये क्यों ना कह दे कि यार पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए है रोपवे, तो भी आपने क्या करना है टैक्सेबल करना है। एग्जाम्पशन कब मिलेगी, ओनली इकोनॉमी क्लास है 9 स्टेट से ओरिजिनेट हो रही है टर्मिनेट हो रही है, 9 स्टेट कौन सी है आपकी, नागमणि त्रिपुरा मजा सिक्किम सुमा में से यू छोड़ के, और उसके बाद बगडोदरा ऑफ वेस्ट बंगाल एंड असम। तो वेस्ट बंगाल पूरा नहीं है, वेस्ट बंगाल का सिर्फ बगडोदरा शहर, इधर से फ्लाइट ओरिजिनेट होनी चाहिए। अगला पेज, हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में क्या था, डायग्नोसिस ट्रीटमेंट एंड केयर, ढूंढना ट्रीट करना, या आफ्टर ट्रीटमेंट आफ्टर सर्जरी एडमिट करके रखना, उसको केयर बोलते हैं। किस चीज़ के लिए, फॉर इलनेस इंजरी डिफॉर्मिटी एबनॉर्मेलिटी इन आयुर्वेदा, ये यूनानी, क्या नाम होता था इसका, आयुष, AAYUSHN, आयुषन। तो आयुषन मेमोरी टेक्निक होगी इसकी, एलोपैथी आयुर्वेदा योगा एक्सेट्रा। अगर किसी बीमारी को, इंजरी को, कमी पेशी है, इसको ट्रीट कर रहे हैं, कौन कर रहा है ट्रीट, या तो कोई हॉस्पिटल या डॉक्टर या फिर पैरामेडिक्स वाले नर्सेस, तो एग्जम्पशन मिलेगी। इसके अलावा कहते हैं एक डॉक्टर किसी हॉस्पिटल को कंसल्टेंसी दे रहा है तो भी एग्जम्प्ट है, वेटनरी बंदों वाले जानवरों वाले सब कुछ एग्जम्प्ट है। 3 केसेस टैक्सेबल कर देंगे, हेयर ट्रांसप्लांट, कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी, हेयर ट्रांसप्लांट कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी। सिंपल लिखा है ना पेपर में कि हेयर ट्रांसप्लांट हो रहा है तो आप टैक्सेबल ठोक दो, स्पेसिफिक अगर लिख दे कि यार कोई इलनेस इंजरी वगैरह थी या एक्सीडेंट हो गया इन दैट केसेस है तो एग्जम्प्ट कर दो। ब्यूटी पर्पस के लिए टैक्सेबल किया गया है, कौन सी 3 चीजें, हेयर ट्रांसप्लांट, कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी। फिर आ गया ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डेड बंदा डिसीज्ड, सप्लाई चैप्टर में पढ़ा था, नॉट अ सप्लाई, बीमार बंदा यहाँ पे पढ़ लिया, एग्जम्प्ट है। फिर आ गया किराए पे देना, क्या किराए पे देना है, अगर तो आपका कोई तो केयर यूनिट है, पीछे CU स्टैंड्स फॉर केयर यूनिट, इंटेंसिव केयर यूनिट, क्रिटिकल केयर यूनिट, ICCU NICU, अगर पीछे केयर यूनिट आ रहा है ना एग्जम्प्ट है, पीछे केयर यूनिट नहीं आ रहा सिंपल कमरा है तो अप टू 5,000 का किराया है तो एग्जम्प्ट है। ध्यान के रखोगे अप टू 5,000 किराया एग्जम्प्ट है, AC नॉन AC का यहाँ पे चक्कर नहीं है। आपको क्वेश्चन बोलेगा AC वाला रूम है 3500 का, तो क्या करेंगे, एग्जम्प्ट या टैक्सेबल, एग्जम्प्ट करेंगे। AC नॉन AC का यहाँ पे चक्कर नहीं है कोई, इवन इफ AC, इवन इफ AC होगा तो भी एग्जम्पशन मिलेगी। फिर आ गया कैंटीन या मेडिकल स्टोर इन द हॉस्पिटल, वो कैंटीन मेडिकल स्टोर है उसको किराए पे दे रखी है जगह तो ऑलवेज टैक्सेबल है, यहाँ पे किराए का कोई सीन नहीं है कितना किराया। नेक्स्ट, IVF टेक्नोलॉजी एग्जम्प्ट है, लेकिन IVF ना अगर जानवरों की कराएंगे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बोलते हैं उसे, वो टैक्सेबल है। आगे जाके बढ़ेंगे, कॉर्ड ब्लड बैंक प्रेजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल टैक्सेबल है, प्रेजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल। बायोमेडिकल वेस्ट का ट्रीटमेंट या डिस्पोजल टैक्सेबल है। फिर से हॉस्पिटल का फूड किसको दिया गया, अगर तो किसी पेशेंट को दिया गया जो कि एडमिटेड है तो वो केयर में आ जाएगा और वो एग्जम्प्ट रहेगा, इसके अलावा बाकी केसेस टैक्सेबल, डजंट मैटर कोई भी हो टैक्सेबल। वैसे तो है कैंटीन मेडिकल स्टोर इन हॉस्पिटल लिखा हुआ है, हॉस्पिटल के एरिया के अंदर कोई अगर कैंटीन है मेडिकल स्टोर है उसका अगर किराया आ रहा है ना तो वो टैक्सेबल है, किराया टैक्सेबल है। और नीचे कहा गया है अगर फूड है तो वो क्या सीन है, वो भी टैक्सेबल है। सिर्फ इन पेशेंट एडमिटेड पेशेंट को दे दो तब एग्जम्प्ट है क्योंकि वो कंपोजिट सप्लाई बन जाएगी, केयर का पार्ट बन जाएगा। लास्ट में रह गया आपका ऑपरेशन थिएटर, फिर से एग्जम्प्ट आएगा। एनी एडमिटेड बंदे को तो कोई भी सर्विस दे दो यार सब कुछ एग्जम्प्ट है, जो बंदा एडमिट है। टीथ अलाइनमेंट अगर कर रहे हो फॉर ब्यूटी पर्पसेस एग्जम्प्ट है, ठीक है। तो ये बात लिखी हुई है ना आपके वहाँ पे, टीथ अलाइनमेंट फॉर द ब्यूटी पर्पस, चाहे ब्यूटी पर्पस क्यों ना कहा जाए, क्योंकि ब्यूटी पर्पस टैक्सेबल करवाते हैं लेकिन कब करवाते हैं, सिर्फ 3 ही केस में, हेयर ट्रांसप्लांट, कॉस्मेटिक या फिर प्लास्टिक सर्जरी। टूथ अलाइनमेंट थोड़ी मतलब लिखा नहीं हुआ एक्सेप्शन में, तो फिर ये एग्जम्प्ट आएगा जनरल में। तो हेल्थ केयर में क्या पढ़ा, पहले तो बीमारियाँ पढ़ ली, बीमारियाँ पढ़ने के बाद हमने कहा कि वेटनरी है वो भी आएगा एग्जाम्पशन में,
और अगर कोई डॉक्टर किसी हॉस्पिटल को दे रहा है तो भी एग्जम्प्ट है। उसके बाद हमने पढ़ा कि केयर यूनिट अगर हो गया तो ऑलवेज एग्जम्प्ट है। सिंपल रूम का किराया हो गया तो 5,000 देखना है तब एग्जम्प्ट है। मोर देन 5,000 हो गया, एक मिनट, अप टू 5,000 है तो मतलब एग्जैक्ट, कदे कदे ना आ भी चेक लेंदे होंगे हैं, अप टू के ऊपर क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, मतलब एग्जैक्ट 5,000 दे देगा तो बच्चा डाउट आएगा। यहाँ पे तो एग्जम्प्ट है। मैं तो ये कह रहा हूँ आपको, चाहे वो लॉ सब्जेक्ट हो, इनकम टैक्स, जीएसटी, बहुत बार एग्जैक्ट लिमिट के ऊपर खड़े हो जाते हैं, फिर बच्चा सोचता है यार लेस था, मोर था, अप टू था, क्या था। मेरे को भी लॉ के पेपर में दिक्कत आई थी इंटर में, तो ये चेक करते हैं। जैसे टीडीएस में कंफ्यूजन आती है बहुत बार, एग्जैक्ट 2.5 लाख जाके खड़ा कर देते हैं, तो ये चीज़ें ध्यान से पढ़ना। इनफैक्ट आपको एक सजेशन दूंगा, एक लिस्ट ही बना के रखना ऐसी वाली लिमिट्स की, एक पेज के ऊपर सारी लिमिट्स उतरी हों। मैं बना के रखता था, लास्ट मोमेंट बार बार उसको रिकॉल करके जाता था। ठीक है। उसके अलावा स्टेम सेल और डिस्पोजल वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट का डिस्पोजल टैक्सेबल है अभी दोनों चीज़ें। एक बार बताना, एरियल रोपवे केबल कार क्या आता है, टैक्सेबल है एग्जम्प्ट? और ट्रैमवे मोनोरेल, ट्रैमवे मोनोरेल, ट्रैमवे मोनोरेल मेट्रो एग्जम्प्ट थे। और कॉन्टैक्ट कैरेज में टूरिज्म चेक करते हैं कि नहीं करते हैं? स्टेज कैरेज में नहीं चेक करते, एसी नॉन एसी। बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर, इसमें क्या सीन है? इंटरेस्ट और डिस्काउंटिंग इनकम ऑलवेज एग्जम्प्ट है। वो फिर कल्ला ट्रैमवे आएगा तो रेलवे वाला मानना है, वो एरियल ट्रैमवे है। इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट कार्ड बिल, क्रेडिट कार्ड बिल के ऊपर टैक्सेबल है, हाई इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट ऑन कॉमर्शियल पेपर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, सब एग्जम्प्ट है। जनरली इंटरेस्ट सारा एग्जम्प्ट है, कोई मर्जी अर्न करे, सिर्फ कौन सा टैक्सेबल है? क्रेडिट कार्ड वाला। इसके अलावा एनी अदर कोई सर्विस हो रही है, जैसे कि प्रोसेसिंग फी लग गई, लॉकर चार्ज, एसएमएस, एटीएम, सब कुछ आपका क्या रहेगा? टैक्सेबल रहेगा जनरली। लेकिन अगर मैं कहूँ चेक डिसऑनर होने के चार्जेस, वो चेक डिसऑनर होने के चार्जेस सप्लाई नहीं है, उधर से सप्लाई नहीं है। और शेड्यूल 2, और ये क्या है? ये सारे सर्विसेज वैसे तो टैक्सेबल है, लेकिन एग्जम्पशन मिल जाएगी अगर बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, फुल फॉर्म क्या है? बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट अंडर प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खुलवाया हुआ बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट, तो इन केसेस में सारी सर्विस एग्जम्प्ट रहेगी। तो यार जीरो बैलेंस अब अपन को नहीं पता, ये वर्ड लिखा पेपर में अगर आएगा तो एग्जम्प्ट है, अदरवाइज टैक्सेबल है बस। सेल और परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी, तो फॉरेन करेंसी में क्या सीन है? अगर तो पब्लिक के साथ डील कर रहे हो तो एग्जम्प्ट, तो टैक्सेबल है, अदरवाइज एग्जम्प्ट है। पब्लिक के साथ डील कर रहे हो तो टैक्सेबल, अदरवाइज एग्जम्प्ट है। फॉरेन करेंसी क्या होता है? एक बैंक दूसरे बैंक से खरीद रहा है, एक ऑथोराइज डीलर बोलते हैं इसे, आरबीआई ऑथोराइज करती है, एक ऑथोराइज डीलर दूसरे ऑथोराइज से है, एग्जम्प्ट है। पब्लिक के साथ है तो टैक्सेबल है। नेक्स्ट, सर्विस बाय एन एक्वायरिंग बैंक, एक्वायरिंग बैंक क्या होता है? कहते हैं पॉइंट ऑफ सेल मशीन होती है ना, जो मतलब कार्ड स्वाइप करने वाली मशीन, वो तो अगर वो वाली मशीन की सर्विसेज है, एग्जम्पशन मिल जाएगी। अगर सेटलमेंट अमाउंट कितनी, अप टू 2,000, अप टू 2,000 है तो एग्जम्प्ट है, अदरवाइज टैक्सेबल है। नेक्स्ट, रेपो या रिवर्स रेपो ट्रांजेक्शन, आपको बताया था रेपो और रिवर्स रेपो ट्रांजेक्शन क्या होती है कि ये सिक्योरिटीज वाली ट्रांजेक्शन होती है और सिक्योरिटी सप्लाई नहीं होती, देयरफॉर नॉट अ सप्लाई। इंटरेस्ट और डिस्काउंट इनकम एग्जम्प्ट रहेगी, कोई मर्जी अर्न करे, डजंट मैटर। फिर आगे बात बैंक गारंटी की। बैंक गारंटी में क्या सीन है? होल्डिंग कंपनी अगर सब्सिडरी के बिहाफ पे गारंटी दे रही है, पहली बात तो ये समझो कि बैंक गारंटी क्या होता है कि मैं बैंक को गारंटी दूंगा किसी बंदे के बिहाफ पे, तो बंदे को कहूंगा पैसे दे, मैं गारंटी देता हूँ तेरे बिहाफ पे। और अगर मैंने पैसे लेकर के किसी और को गारंटी दे दी तो इट इज़ अ आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई। ठीक हो गया? सिमिलरली कहते हैं अगर होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी के बिहाफ पे एक बैंक को गारंटी दे रही है तो डीम सप्लाई हो गई, रिलेटेड पर्सन, चाहे विदाउट कंसिडरेशन क्यों ना हो, और दिस इज अ टैक्सेबल सप्लाई। होल्डिंग कंपनी अगर नहीं ਜਿਹੜੀ यूजुअली मान लो करोड़ का लोन है, करोड़ के लोन की गारंटी देने वास्ते किन्ने कदे बाजार च पैसे चलते हैं, मतलब आया ना भी करोड़ का लोन है तो मैनू 50,000 रुपये दे, मैं 50,000 च करोड़ के लोन की गारंटी दे देना, तो 50,000 इज अ वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब वो 50,000 कैसे निकाला? वो बाजार का रेट देख लिया, वैसे तो मतलब यहाँ पे रूल्स है 28, 29, 30, 28, 29, 30, 31, 32,
तो ये रूल्स ये फाइनल में पढ़ोगे, ये रूल्स के तहत अपन निकालेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई। और यूजुअली वैसे ही बता रहा हूँ ओफो कि मोटा मोटी क्या बन जाएगी, जो बाजार में रेट चलता है 1 करोड़ के लिए 50,000। तो होल्डिंग कंपनी अगर सब्सिडरी के बिहाफ पे गारंटी दे रही है, डीम सप्लाई करवा दो, टैक्सेबल बनेगा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर बैंक के बिहाफ पे गारंटी दे रहा है, अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जब बैंक के बिहाफ पे दे रहा है, अगर कंसिडरेशन नहीं ली तो सप्लाई नहीं है, रिलेटेड पर्सन नहीं है। लेकिन अगर कंसिडरेशन ले ली और 194 जे लग गया, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने कंसिडरेशन लगी और 184 जे लग गया, तो भी एफसीएम लगेगा, आरसीएम नहीं लगेगा, क्योंकि ये कौन सा डायरेक्टरशिप की सर्विसेज है, तो एफसीएम ही लगेगा, टैक्सेबल। लास्ट एग्जाम्पशन कब है, कहते हैं अगर गवर्नमेंट किसके भी पे गारंटी दे रही है, किसी पीएसयू के भी पे गारंटी दे रही है, गवर्नमेंट पीएसयू के भी पे गारंटी दे रही है, तो कंसिडरेशन 4 कर ली तब भी एग्जाम्प्ट रहेगा। सरकार ने ऑब्वियसली एग्जाम्प्ट रखे, बाकी सब कुछ टैक्सेबल है। एक के दो बात पढ़ने वाला पॉइंट ए सी, बाकी चीज़ें ना मतलब क्लैरिफिकेटरी थी, यहाँ पे ना भी रखते तो भी चलता है, इंटरलिंकिंग के लिए रख रखा है। क्या था, होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी के भी पे दे रही है, डीम सप्लाई कर लो। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपनी के भी पे अगर गारंटी दे रहा है, अगर तो विदाउट कंसिडरेशन है फिर तो सप्लाई है नहीं, क्योंकि रिलेटेड पर्सन है नहीं, और अगर कंसिडरेशन के साथ है फिर सप्लाई बनेगा। सप्लाई बनेगा तो डाउट ये आएगा कि टैक्स कौन पे करेगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या कंपनी, तो कंपनी ही पे, सप्लायर पे करेगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, चाहे 194 जे का क्यों ना कटाओ, क्योंकि डायरेक्टरशिप सर्विसेज नहीं है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में क्या सीन है, पहली बात तो जो लॉ के वर्ड्स है ना वो ये है, स्कूल मतलब प्री स्कूल अप टू +2 इंक्लूडिंग एन इंटरनेशनल स्कूल। कॉलेज मतलब वो इंस्टीट्यूशन जो कोई डिग्री करवाता हो रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन लॉ। एग्जाम्पल, डिग्री कोई भी हो सकती है, इट कैन बी IIT, IIM, CA, BCom, लेकिन फॉरेन की डिग्री नहीं चलेगी। तो स्कूल का मतलब और कॉलेज का मतलब पता लग गया। वोकेशनल कोर्स कराने वाले कौन से होते हैं, कहते हैं अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्सेज सच एज कारपेंटिंग, प्लम्बिंग। कौन करवाते हैं ये लोग, ये वाली एंटिटीज करवाती हैं, ठीक है जी। तो तीनों के मतलब पता लग गए। अब अगर स्कूल है तो स्कूल को सब कुछ एग्जम्प्ट है, कॉलेज है तो सिर्फ पहले 2 टैक्सेबल है, ये वाले 2 एग्जम्प्ट है। पढ़ते हैं आपा, ये 2 सबसे सबको एग्जम्प्ट है, कौन सी वाली, एक तो एडमिशन से रिलेटेड और एक एग्जामिनेशन से, ये तो सारी करवाएंगे ऑब्वियस। लेकिन बच्चों को लेके आने वाला सीन, ट्रांसपोर्टेशन का सीन, और केटरिंग, क्लीनिंग, हाउसकीपिंग, सिक्योरिटी सर्विसेज, बच्चों को लेके आना और खाना खिलाना, ये तो छोटे बच्चों वाला काम ही होता है, कॉलेज में तो होता नहीं। छोटे बच्चों वाला होता है तो एग्जाम्प्ट कर दिया, बड़े बच्चों के लिए टैक्सेबल। इसके अलावा ध्यान क्या रखना है कि क्लीनिंग, हाउसकीपिंग और सिक्योरिटी एग्जम्पशन मिलेगी तीनों के लिए ओनली इन द प्रीमाइस। लेकिन केटरिंग के लिए ऐसा नहीं है इन द प्रीमाइस ओनली, केटरिंग के लिए इन द प्रीमाइस, आउट द प्रीमाइस सब कुछ एग्जम्प्ट है। केटरिंग, क्लीनिंग, हाउसकीपिंग एंड सिक्योरिटी सर्विसेज, ये इन द प्रीमाइस के ऊपर टैक्सेबिलिटी चेक होती है, इंपॉर्टेंट है ये। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैसिलिटी मतलब स्टूडेंट, स्टाफ एंड फैकल्टी। एक और बात, ये स्कूल्स और कॉलेजेस जब बात हो रही है तो प्राइवेट कोचिंग क्लासेस की बात नहीं हो रही, प्राइवेट कोचिंग क्लासेस टैक्सेबल है। अच्छा, जब ये बात करें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एसएसएफ, केटरिंग, क्लीनिंग, ये बात कर रहे हैं कि स्कूल कॉलेज वोकेशन वालों ने अगर इनवर्ड सर्विस ले ली, किसने ली वो मैटर नहीं करता, अगर स्कूल ने इनवर्ड ले ली, किसके लिए ले ली, कौन सी सर्विस ले ली, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एसएसएफ ले ली, केटरिंग ले ली, तो एग्जम्प्ट रहेगा। चाहे सप्लायर कंपनी क्यों ना हो, एक पब्लिक कंपनी क्यों ना हो, डजंट मैटर, एग्जम्प्ट रहेगा। नेक्स्ट, एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई भी सर्विस ले ली, कोई भी मतलब क्वेश्चन पेपर प्रिंट करवाने की सर्विस ले ली, पेपर चेक करवाने की सर्विस ले ली, एग्जाम अगर कंडक्ट करवाना है तो अगर हॉल किराए पे ले लिया उसकी सर्विस ले ली, इन्विजिलेटर की सर्विसेज ले ली, सब कुछ एग्जाम रहेगा। एडमिशन रिलेटेड कोई भी सर्विस ले ली, एडमिशन का इंटरेस्ट टेस्ट कंडक्ट करवा लिया तो एग्जाम्ट है, सब एग्जाम्ट रहेगा। ये सबके लिए एग्जाम्ट है, पहले 2 सिर्फ स्कूल के लिए, बाकी के लिए टैक्सेबल। फिर आता है ऑनलाइन एजुकेशन, जर्नल, पीरियोडिकल। अब ये ऑनलाइन जर्नल पढ़ने वाले बच्चे तो यार कॉलेज वाले ही होते हैं, छोटे बच्चे तो पढ़ते नहीं ऐसा कुछ, तो छोटे बच्चों के लिए टैक्सेबल है, सिर्फ कॉलेज वालों के लिए ही एग्जम्पशन मिलेगी। ऊपर ये वर्ड्स यूज हुए थे, ITI, ITC, NCVT, SCVT, उसकी फुल फॉर्म दे रखी है सारी। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का एक तो इनवर्ड की बात करनी है और एक आउटवर्ड की बात करनी है। इनवर्ड के केसेस में 5 सर्विसेज की बात करनी है, आउटवर्ड के केसेस में सर्विस नहीं देखनी केड़ी, बस ये देखना है रेसिपिएंट कौन। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अगर आउटवर्ड सर्विस दे रहा है, किसको दे रहा है, या तो अपने SSF को दे रहा है, स्टूडेंट, स्टाफ, फैकल्टी को, कोई मर्जी सर्विस दे दे एग्जाम्प्ट रहेगा, या फिर एंट्रेंस फी फॉर, एक और क्या था यहाँ पे,
एग्जामिनेशन से रिलेटेड सर्विसेज, एंट्रेंस फी फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन, हाँ ठीक है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन की अगर सर्विस दी है तो भी एग्जाम है, मतलब एंट्रेंस एग्जामिनेशन मतलब एजुकेशन इंस्टीट्यूशन लोग का तो फॉर्म भरते ना कि अगर एडमिशन लेने है तो फॉर्म भरो, टेस्ट देने आओ। तो जो लोग फॉर्म भरने आए और टेस्ट देने आए, हर एक थोड़ी पास होके अंदर बैठ जाएगा। जो तो पास होके अंदर बैठेगा वो तो स्टूडेंट है, जो पास नहीं हुआ वो स्टूडेंट तो कैटेगरी में आया नहीं, तो पहली कैटेगरी में नहीं आया, तो उसको सेकंड कैटेगरी में एग्जाम कर दिया। कहते हैं अगर एंट्रेंस फी ले रहे हो, क्यों ले रहे हो, फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन ले रहे हो तो ऑलवेज एग्जाम है, डजंट मैटर सामने वाला बंदा कौन है। एक और बात कहते हैं जब ये स्टूडेंट की बात करते हैं ना तो स्टूडेंट में सारे आएंगे, पर्सपेक्टिव भी आएंगे और एक्स स्टूडेंट भी आएंगे। होने वाला स्टूडेंट भी स्टूडेंट है, जो स्टूडेंट चला गया छोड़ के वो भी अभी भी स्टूडेंट है। और इसके अलावा कहते हैं सर्विसेज कुड बी एलिजिबिलिटी फॉर द एडमिशन, माइग्रेशन सर्टिफिकेट एक्सेट्रा। एग्जाम्पल बता दी 2-3 सर्विसेज की। तो क्या बात करी, 5 इनवर्ड की बात हो रही है, आउटवर्ड की बात क्या हो रही है, कोई मर्जी सर्विस दे दो, एनी सर्विस किसको दे दो, अगर एसएसएफ को तो एग्जाम्प्ट रहेगा। कौन दे दे, कोई भी तीनों में से एजुकेशन इंस्टीट्यूशन दे दे। इसके अलावा एंट्रेंस एग्जामिनेशन वाली ऑलवेज एग्जाम्प्ट रहेगा। ये अमेंडमेंट है, इसके ऊपर अभी तक क्वेश्चन नहीं आया तो आ सकता है। ये क्या सीन है, सीबीएसई या स्टेट बोर्ड एफिलिएशन देते हैं, ये ध्यान से पढ़ना, आपकी बुक में भी यही है, क्या फ़र्क है कुछ। स्कूल ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एंटिटी या गवर्नमेंट अथॉरिटी तो एग्जाम्प्ट है। क्या सीन, सरकारी स्कूल को, किसी गवर्नमेंट एंटिटी को, गवर्नमेंट अथॉरिटी को, सरकारी अगर है तो एग्जाम्प्ट रहेगा, प्राइवेट अगर है तो टैक्सेबल रहेगा। क्या चीज़, ये मतलब स्कूल खोल लिया, स्कूल खोल के सीबीएसई के पास गए, सीबीएसई एफिलिएशन दे दो, मतलब हम कल को ये कह पाए कि इट इज़ अ सीबीएसई स्कूल, तो सीबीएसई कहते हैं पैसे ले आओ, दे देंगे। तो जो पैसे देने वाली एंटिटी रेसिपिएंट होगी, सीबीएसई सप्लायर होगा, तो सीबीएसई सर्विस दे रहा है, सीबीएसई दे या स्टेट एजुकेशन बोर्ड दे, डजंट मैटर, किसको सर्विस दे रहा है। अगर तो रेसिपिएंट कौन है, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट एंटिटी है, गवर्नमेंट अथॉरिटी है तो एग्जाम्प्ट, प्राइवेट है तो टैक्सेबल, ये बात है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये क्या सीधा कहते हैं, सर्विस ऑफ ट्रेनिंग या कोचिंग कोई भी दे दे, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं जरूरी, कोई भी दे दे, किससे रिलेटेड, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड। सप्लायर कौन होना चाहिए, इंडिविजुअल तो एग्जाम्प्ट है। मतलब इंडिविजुअल बंदा स्पोर्ट्स खा रहा है, स्पोर्ट्स भी नहीं, आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर में क्या आएगा, आर्ट एंड कल्चर में डांस भी आ जाएगा इसमें, आर्ट एंड कल्चर में डांस खा रहे हैं, स्किल्स खा रहे हैं, पेंटिंग सिखा रहे हैं, ठीक हो गया, पोइट्री सिखा रहे हैं, तो फन एक्टिविटीज़, लेजर एक्टिविटीज़, ये सब कुछ आएगा। आर्ट एंड कल्चर की सर्विस देने वाला कौन है, अगर एक इंडिविजुअल तो एग्जाम्प्ट रहेगा। उसके अलावा अगर स्पोर्ट्स से रिलेटेड सर्विसेज दे रही हैं तो स्पैर कौन होना चाहिए, चैरिटेबल एंटिटी तो एग्जाम्प्ट रहेगा। रेसिपिएंट कोई भी हो सकता है, मतलब ये इंडिविजुअल लोग हो सकता है, स्कूल को सर्विस दे रहे हो सकता है डायरेक्टली स्टूडेंट्स को दे रहे हो, डजंट मैटर। इसके अलावा ये एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का काम ही क्या है, कंडक्टिंग ऑफ एग्जामिनेशन, तो ये वाली सर्विस एग्जाम्प्ट है, एनटीए वाली सर्विसेज, ये स्टार मार्क रखना है, एनटीए वाली सर्विस अलग से। इसके अलावा ये आईएम, आईएम शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोग्राम दे रहा है अप टू 1 ईयर। अगर अप टू 1 ईयर है तो ये कोई डिग्री वाला सीन बना, अप टू 1 ईयर की कौन सी डिग्री होती है, 2 महीने 4 महीने की डिग्री तो होती नहीं है, ये तो शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स होते हैं, ये सब कुछ टैक्सेबल है। 1 साल से ज़्यादा की होगी फिर तो डिग्री होगी प्रॉपर, फिर तो एग्जाम्पशन मिलेगी, अदरवाइज शॉर्ट ड्यूरेशन अगर कोर्सेज अप टू 1 ईयर वाले तो टैक्सेबल रहेगा। नेक्स्ट क्या आ गया, कहते हैं ये ना स्कूल कॉलेज वाले क्या करते हैं, जो कंपनीज आती हैं इनके बच्चे उठाने, तो कंपनी से पैसा लेती है कैंपस प्लेसमेंट करवाने के लिए, तो कॉलेज ने पैसा लिया, अगर कॉलेज के पास पैसा आ रहा है तो कॉलेज आउटवर्ड सप्लाई दे रहा है, तो कॉलेज आउटवर्ड सप्लाई दे रहा है, रेसिपिएंट एक कंपनी नहीं, रेसिपिएंट एक एसएसएफ नहीं है, तो देयरफॉर टैक्सेबल है। हो गया, तो एजुकेशन में क्या पड़ा, 5 इनवर्ड। केटरिंग की जो सर्विसेज है इन द प्रीमाइस होनी चाहिए, दोनों चलेगा, दोनों चलेगा। क्लीनिंग वाली इन द प्रीमाइस होनी चाहिए, एग्जाम्पशन मिलेगी सिर्फ स्कूल को, कॉलेज को, स्कूल को एग्जाम्पशन मिलेगी, कॉलेज के लिए टैक्सेबल है, वोकेशनल के लिए टैक्सेबल है। प्रिंटिंग ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन किसके लिए टैक्सेबल है, टैक्सेबल किसके लिए, स्कूल एंड वोकेशन के लिए टैक्सेबल है, एग्जाम्पशन है कॉलेज के लिए। रिक्रिएशनल एक्टिविटी का क्या सीन था, इंडिविजुअल देने वाला होना चाहिए, रेसिपिएंट कोई भी हो सकता है, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड होना चाहिए, एग्जाम्प्ट है। स्पोर्ट्स का क्या सीन था,
चैरिटेबल एंटिटी सप्लायर होना चाहिए, रेसिपिएंट कोई भी हो सकता है, एग्जम्प्ट है। एनटी अगर एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा रहा है तो एग्जम्प्ट है। कॉलेज वाले क्या कर रहे हैं, अगर किसी कंपनी से पैसे ले रहे हैं फॉर द कैंपस प्लेसमेंट, टैक्सेबल है। आईआईएम अगर कोर्स करवा रहे हैं अप टू 1 ईयर वाला, टैक्सेबल है। अप टू 1 ईयर वाला छोटा छोटा डिग्री तो हुई नहीं ना, तो टैक्सेबल है। फिर आ गया स्पोर्ट्स से रिलेटेड। स्पोर्ट्स से रिलेटेड ये आपकी बुक में लिखा हुआ है कि स्टेट लेवल बॉडी क्रिकेट एसोसिएशन नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड बॉडी। मेरे को इसमें अमेंडमेंट ध्यान में आ रही थी यार। चलो, सप्लायर कौन है अगर, क्रम्प। सप्लायर कौन है, स्पोर्ट्स की सर्विस देने वाला क्रम्प। रेसिपिएंट कौन है, या तो एक रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी या फिर अनरिकॉग्नाइज्ड। रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी है तो एग्जाम्प्ट है, अनरिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी है तो टैक्सेबल है। रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी कौन सी, या तो सरकारी वाली या इंटरनेशनल वाली। लेकिन अगर स्टेट लेवल बॉडीज है तो वो रिकॉग्नाइज नहीं, वो नॉन रिकॉग्नाइज कैटेगरी में आएंगी। नॉन रिकॉग्नाइज में आ गई मतलब टैक्सेबल होएगा। क्रम्प वाले बंदे किन्हों सर्विस दे रहे हैं, रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी तो एग्जाम्प्ट, अनरिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी तो टैक्सेबल। क्रम्प वाले बंदे कौन है, कोच, रेफरी, अंपायर, मैनेजर ऑफ द टीम एंड प्लेयर। नेक्स्ट, अगर इसके अलावा कोई और बंदा है, सिलेक्टर, क्यूरेटर, कमेंटर, किसी को भी सर्विस देते टैक्सेबल है, ध्यान के रखोगे। सिलेक्टर अगर किसी रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी को दे रहा है तो टैक्सेबल, तो भी टैक्सेबल। और इसके अलावा ये है कि अगर एक रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी किसी दूसरी को दे, ये देखो ये कैसे है, गिवन बाय ए कोई रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी और बी कोई इंडिविजुअल। एक रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी किसी दूसरी रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी को दे रही है तो भी एग्जाम्प्ट, या फिर कोई इंडिविजुअल क्रम्प वाला बंदा किसी को दे रहा है रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी तो भी एग्जाम्प्ट। रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी किसी अनरिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी को दे रही है तो टैक्सेबल। नेक्स्ट, लाइव आर्टिस्ट, लाइव परफॉर्मेंस करनी चाहिए, आर्टिस्ट होना चाहिए, परफॉर्मेंस कैसी होनी चाहिए, क्लासिकल या फोक होनी चाहिए, म्यूजिक, डांस या थिएटर होना चाहिए। एग्जामिशन मिल जाएगी अगर कंसिडरेशन कितनी है, अप टू 1.5 लाख पर परफॉर्मेंस। और अगर ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड हुआ, प्रमोशन कर रहे हैं तो टैक्सेबल कहेंगे। अगर कंसिडरेशन 1-20 है और ब्रांड एम्बेसडर है तो भी टैक्सेबल। कर्नाटिक मतलब क्लासिकल सिंगर होता है, क्लासिकल सिंगर को एग्जामिशन मिलती है। फिर आगे कौन सी सर्विस, एडमिशन वाली सर्विस, एंट्री टिकट। एंट्री टिकट एग्जाम रहेगी अगर जानवरों को देखने जा रहे हो। किसको देखने जा रहे हो, टाइगर, नेशनल पार्क, जू, वाइल्ड लाइफ, या फिर ये म्यूजियम मॉन्यूमेंट्स जानवरों को, ये फिर पुराने म्यूजियम मॉन्यूमेंट्स को, तो एग्जाम्प्ट है। बाकी केसेस में एग्जाम्शन मिल जाएगी अगर टिकट का प्राइस कितना हो, अप टू 500। लेकिन अम्यूजमेंट पार्क और गेमिंग जोन ऑलवेज टैक्सेबल है। तो अप टू 500 की कैटेगरी में कौन आया, सर्कस, डांस, ड्रामा, कॉन्सर्ट, अवार्ड, म्यूजिक फंक्शन, रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स इवेंट, प्लानिटेरियम, पीजीएनटी। तो कुल मिला के एग्जाम्शन कहाँ पे थी, जानवरों को या फिर मॉन्यूमेंट्स को। उसके बाद एनी सर्विसेज बाय एंड टू फीफा एंड एएफसी। नेक्स्ट, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज एग्जाम्प्ट इफ द स्पोर्ट्स इवेंट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय ये वाले बंदे। आपकी बुक में है ये, मैं इसके पे है ना। चलो चले आगे। तो स्पोर्ट्स में क्या पड़ा, सप्लायर कौन होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी, या फिर सप्लायर कौन होना चाहिए, क्रम। रेसिपिएंट कौन होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी, तब एग्जामिशन मिलेगी। स्टेट लेवल बॉडी रिकॉग्नाइज नहीं होती। उसके बाद हमने बात करी लाइव आर्टिस्ट की, अप टू कंसिडरेशन 1.5 लाख है, एग्जामिशन मिलेगी प्रोवाइडेड दैट अगर वेस्टर्न हुआ तो, वेस्टर्न नहीं, क्लासिकल या फोक होना चाहिए तब एग्जामिशन मिलेगी। कंसिडरेशन अप टू 1.5 लाख होनी चाहिए, पर परफॉर्मेंस होनी चाहिए। उसके बाद आगे ब्रांड एम्बेसडर है तो ऑलवेज टैक्सेबल हो गया। एडमिशन टिकट अप टू, एडमिशन टिकट हमेशा एग्जाम्प्ट रहेगी अगर जानवरों को या बिल्डिंग को देखने जा रहे हो, अप टू 500 एग्जाम्प्ट रहेगी। इसके अलावा अगर केसेस हैं, गेमिंग जोन है, अम्यूजमेंट पार्क है, ऑलवेज टैक्सेबल है। उसके अलावा क्या रह गया, ओके, और नहीं, इफ टिकट प्राइस, एक इंडिविजुअल टिकट 500 होती है अप टू, एक इंडिविजुअल टिकट। इंदर ने 4 टिकटें ले ली, 400 वाली 1600 हो गया, एग्जाम्पशन मिलेगी। तो जेडी अप टू 500 लिया एग्जाम्प्ट है, 1500 वाली टैक्सेबल है। चैरिटेबल सेक्टर में क्या आ गया, ये चैरिटेबल एक्टिविटी की डेफिनेशन कहाँ से उठाई गई है, इनकम टैक्स एक्ट से उठाई गई है, सीए फाइनल में पढ़ोगे आप। केयर काउंसलिंग, किसका, इल डिसेबल, नशेड़ी, HIV एंड एड्स। केयर कर रहे हो या काउंसलिंग कर रहे हो किसी बीमार बंदे की, किसी डिसेबल बंदे की, को पर्सन एडिक्टेड टू द ड्रग्स एंड अल्कोहल।
एडवांसमेंट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन एंड योगा, प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ। पहला केयर काउंसलिंग कर रहे हैं या फिर बता रहे हैं किसनू, स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन या योगा नू, या फिर प्रिजर्व कर रहे हैं एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ। अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं, अपना लोगों को बता रहे हैं प्रिवेंटिव हेल्थ क्या होता है, फैमिली प्लानिंग क्या होता है, HIV क्या होता है, या फिर बढ़ावा दे रहे हैं किसको, एडवांसमेंट ऑफ स्किल एंड एजुकेशन, एजुकेशन दे रहे हैं किसको, प्रिजनर को, मेंटल पीपल, होमलेस चिल्ड्रन, या फिर पेंडू बुजुर्ग मोर देन 65 ईयर्स ऑफ एज। एंटिटी अगर रजिस्टर्ड अंडर 12AA या 12AB ऑफ द इनकम टैक्स तो एग्जम्पशन मिलेगी और चैरिटेबल सर्विसेज देगी तो। इसके बाद क्या आ गया, कहते सर्विस बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एनी रिलीजियस सेरेमनी, को पूजा वगैरह करवा रहे हो तो एग्जम्पशन मिलेगी, पूजा करवा रहे हो तो एग्जम्प्ट है, अनंत कार्य का पाठ करवा रहे हो तो वो भी एग्जम्प्ट है, और क्रिश्चियन वाले ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो वो भी एग्जम्प्ट है। तो हेंस डोनेशंस सारे एग्जम्प्ट है। एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA और AB, 1023C या 1023BBA, और क्या कर रही है, जगह किराए पे दे रही है। मतलब कोई सरकारी एंटिटी क्या करे, गर्मी लग रही है, नहीं अल्लाह गुरकीरत। तो 12AA वाली चैरिटेबल एंटिटीज अगर क्या दे रही हैं, किराए पे जगह दे रही हैं, किसको दे रही हैं, किराए पे जगह दे रही हैं, और वो कमरा कैसा है, या तो कमरा लेस देन 1000, ध्यान के रखना यहाँ पे लेस देन है, मतलब एग्जैक्ट 1000 टैक्सेबल रहेगा। बात ध्यान रखना, ये होटल के कमरे की बात नहीं हो रही, सिर्फ चैरिटेबल जगह की बात हो रही है, रिलीजियस प्लेस की कोई जगह किराए पे दे रहे हैं, मंदिर, गुरुद्वारा, धर्मशाला भी नहीं कहेंगे, रिलीजियस प्लेस होनी चाहिए। धर्मशाला तो मतलब नई बस्ती 6 नंबर गली में भाना मल है, वो तो हम रिलीजियस ना कोई लेन देन ही है नहीं। बंगले वाली धर्मशाला मंदिर है वो कह सकते हैं, हाँ जी, वो जो दुकान है ना, बंगले वाली धर्मशाला दुकान है, वो शॉप्स आ गई ना, वो रिलीजियस प्लेस की जगह आ गई। बस मंदिर मंदिर होना चाहिए साथ में, ये नहीं कहना कि छोटा मंदिर बीच में खोल लिया तो पता नहीं, बस पेपर में क्या आएगा आपको, रिलीजियस प्लेस की एरिया अगर किराए पे दे रहे हो, और वो उसका रूम कितना है, रूम का किराया कितना है, लेस देन 1000, और अगर दुकान किराए पे दे रहे हो तो लेस देन 10,000 पर मंथ, और अगर कम्युनिटी हॉल दे रहे हो तो लेस देन 10,000 पर डे। इसमें क्वेश्चन क्या आया इसी का, कहते हैं कम्युनिटी हॉल एक दिन में 2 बार चढ़ा दिया, पहला कराया 4500, दूसरा कराया 6000, तो 4500 और 6000 टोटल हो गया 10,500, तो क्या टैक्सेबल है एग्जाम, कहेंगे टैक्सेबल हो गया क्योंकि एक दिन में तो एक्सीड कर गया। तो कल्ला 4500 टैक्सेबल, दोनों टैक्सेबल या कल्ला बाद वाला टैक्सेबल 6000, दोनों टैक्सेबल बनेंगे। फिर कुमाऊं मंडल और हज कमेटी रिलीजियस पिलग्रिमेज के लिए लेके जा रहे हैं तो एग्जाम रहेगा। कहाँ लेके जाते हैं, कैलाश मानसरोवर यात्रा लेके जाते हैं तो ये एग्जाम है, बाकी सब जो रह गए वो टूरिज्म के लिए टैक्सेबल है। तो अभी हमने कौन सा पढ़ा, चैरिटेबल, चैरिटेबल पहले हमने पढ़ा चैरिटेबल एक्टिविटी क्या होती है, उसमें क्या पढ़ा, केयर काउंसलिंग आ गया, एडवांसमेंट स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन योगा आ गया, प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट आ गया, उसके बाद स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट द प्रिवेंटिव हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग, HIV, लास्ट में आ गया एडवांसमेंट ऑफ द एजुकेशन एंड स्किल टू द प्रिजनर, होमलेस, मेंटल पीपल एंड पेंडू बूढ़े 65 ईयर से ज़्यादा वाले। ये चैरिटेबल सर्विसेज अगर चैरिटेबल एंटिटी दे रही है तो एग्जम्प्ट रहेगा। फिर आ गया रिलीजियस जगह किराए पे दे रहे हो, किराया कितना, रूम है तो लेस देन 1000, शॉप है तो लेस देन 10,000, और कम्युनिटी हॉल लेस देन 10,000 पर डे, शॉप है तो लेस देन 10,000 पर मंथ। कुमाऊं मंडल एग्जम्प्ट है। इंश्योरेंस आ गया, इंश्योरेंस में ये तो है नहीं, लास्ट पॉइंट है, कुछ तो मिली अमेंडमेंट है। तो इंश्योरेंस वाला बेकार काम है, बस आपने याद क्या रखना है ये वाला। री इंश्योरेंस करवा रहे हो किसका, जनरल इंश्योरेंस का, जनरल इंश्योरेंस का री इंश्योरेंस इज एग्जम्प्ट सर्विस। और ये लास्ट लाइन क्या लिखी है देखियो, लेटेस्ट ऐड हुआ है नया, सर्विसेज बाय एन इंश्योरेंस, सर्विसेज ऑफ इंश्योरेंस प्रोवाइडेड बाय मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आहा अगेंस्ट द थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ऑफ द मोटर व्हीकल।
क्या समझे? एग्जाम्प्ट है। यार या तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस एग्जाम्प्ट है, ठीक है, एक तो ये इंटरप्रिटेशन निकलती है। हाँ, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड के थ्रू अगर इंश्योरेंस करवा रहे हो तो एग्जाम्प्ट है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। लेकिन आ लाइन की रेलेवेंस आ रही है अगेंस्ट contribution made by the insurance out of the premiums collected for the third party। बस ये लिखिए बुक में, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस बाय मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड। बस ये पर्पल वाली लाइन लिख लो, बहुत है इतना। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस बाय मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड। चलो भाई, फिर ये व्हीकल किराए पे देने वाली सर्विस, कौन सा व्हीकल दे रहे हो? मोटर व्हीकल अगर मोर देन 12 पैसेंजर वाला, मतलब प्रॉपर बस है, किसको दे रहे हो? स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग तो एग्जाम्प्ट है। इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर दे रहे हो मोर देन 12 वाला तो लोकल 30 होनी चाहिए, तब एग्जाम्पशन मिलेगी। जीटे को अगर दे रहे हो गुड्स कैरिंग व्हीकल तो एग्जाम्पशन है। पैसेंजर कैरिंग व्हीकल किसको दे रहे हो? स्कूल को दे रहे हो, किस पर्पस के लिए? आउटवर्ड नहीं, पैसेंजर कैरिंग व्हीकल किसी ऐसे बंदे को दिया जो बंदा आगे स्कूल को सर्विस दे रहा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एसएसएफ की। अगर ये इंडिविजुअल बंदा स्कूल को सर्विस देगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एसएसएफ की तो ये वाली सर्विस एग्जाम्प्ट होती है। तो इस बंदे को रेंटिंग ऑफ व्हीकल देना भी एग्जाम्प्ट है, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल भी एग्जाम्प्ट है। आउटवर्ड एग्जाम्प्ट तो इनवर्ड भी एग्जाम्प्ट है, ऐसी बात है। तो व्हीकल किराए पे किसको दे रहे हैं? स्कूल को नहीं, किसी ऐसे बंदे को जो बंदा आगे स्कूल को सर्विस दे रहा है, ठीक है। तो इस व्हीकल में क्या पढ़ा हमने? पहली बात, मोर देन 12 होना चाहिए। अगर स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग रेसिडेंट है तो कोई भी व्हीकल होगा चलेगा। लोकल अथॉरिटी है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक ही होना चाहिए। जीटी है तो सिर्फ गुड्स कैरिंग व्हीकल ही होना चाहिए। अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी या एनपीओ, इसमें क्या आ गया? पहली बात, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ना यही है बस, सेकंड वाला, बाकी ऊपर नीचे बेकार है। सेकंड वाला इंपॉर्टेंट क्या सीन है? रेजिडेंशियल वेलफेयर हाउसिंग कोई एसोसिएशन है ना, गोकुलधाम सोसाइटी टाइप्स। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, अगर अपने मेंबर से पैसा लेते हैं, कब लेते हैं? मंथली लेते हैं, पर मंथ। तो पर फ्लैट अप टू 7500 इज एग्जम्प्ट, पर फ्लैट अप टू 7500 इज एग्जम्प्ट। अगर मोर देन 7500 है तो टैक्सेबल। डाउट है कभी कभी ये आएगा, या कभी कभी क्वेश्चन देखोगे ना कि सर 8000 ले लिया तो सिर्फ 500 टैक्सेबल या पूरा 8000 टैक्सेबल? तो पूरा 8। पूरे जीएसटी लॉ में पूरी एग्जाम्पशन लिस्ट में हमेशा ऐसे ही चलता है, या तो पूरा एग्जाम्प्ट या पूरा टैक्सेबल। सिर्फ ऊपर वाली अमाउंट टैक्सेबल ऐसा कहीं नहीं है यहाँ पे जीएसटी में। फुली 8000 टैक्सेबल। बुक में लिख लो ये चीज। इफ एक्सीड 70 लिखा हुआ है, इफ एक्सीड 7500 देन फुल 8000 इज टैक्सेबल, ठीक है। क्वेश्चन में मुझे क्वेश्चन मिलेंगे इसके विपरीत हो सकते हैं, कोई एडजस्ट कर लेना। ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन का क्या सीन आ गया? मेंबर से अगर पैसा ले रही है तो एग्जाम्प्ट रहेगा, जितना मर्जी ले ले डजंट मैटर। बाकी सब ये बेकार है, छोड़ो। लीगल सेक्टर, लीगल सेक्टर में क्या आ गया? पहली बात, सप्लायर कौन होना चाहिए? एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट। जब एडवोकेट बोला तो इसमें सीनियर भी आ गया। अगर कोई सीएस वगैरह सर्विसेज दे रही हैं तो ये तो टैक्सेबल ही है। अब अगर एडवोकेट्स वगैरह लीगल सर्विसेज दे रहे हैं, पहली बात लीगल सर्विसेज होता क्या है? कोई सलाह मशवरा इन द लॉ,
या फिर कोर्ट या ट्राइब्यूनल में प्रेजेंट करना अपने क्लाइंट को। लीगल सर्विसेज होता क्या है, लीगल सर्विसेज लिखा हुआ अपने, ये रहा, गिवन लीगल सर्विस विच इंक्लूड कंसल्टेंसी या फिर एडवाइजरी या फिर रिप्रेजेंटेशन सर्विसेज। लीगल सर्विसेज ये वाली होती हैं। ये लीगल सर्विसेज कौन दे रहा है, अगर वकील दे रहा है तो हम क्या चेक करेंगे, किसको दे रहा है। अगर किसी नॉन बिजनेस एंटिटी को दे रहा है, गवर्नमेंट को दे रहा है, तो एग्जम्प्ट आ गया, क्योंकि लीगल सर्विसेज में वो पड़ा हुआ है कि अगर रेसिपिएंट कौन होगा, बिजनेस एंटिटी, तो आरसीएम लगाएंगे। तो मतलब मेजर केसेस ਦੇ ਵਿੱਚ आरसीएम लाता तो ਜਿਹੜੇ बाकी केसेस रह गए उन्हें एग्जम्प्ट कर देंगे और वकील को वेला कर देंगे। वकील तूने टैक्स देना नहीं, रेसिपिएंट बिजनेस एंटिटी हुआ तो आरसीएम में ले लेंगे, रेसिपिएंट बिजनेस एंटिटी ना होया तो एग्जम्प्ट करता, वकील वेला है। नॉन बिजनेस एंटिटी तो एग्जम्प्ट है, एक वकील किसी और वकील को दे रहा है तो भी एग्जम्प्ट है, एक वकील किसी बिजनेस एंटिटी को दे रहा है तो एग्जम्पशन मिल जाएगी अगर बिजनेस एंटिटी के एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रोसीडिंग थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड नहीं कर रही। जो इतने क्या थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड नहीं कर रही, आप ये नहीं कर रहे भी बिजनेस एंटिटी अनरजिस्टर्ड हो, पिछले साल में रजिस्ट्रेशन की ऑब्लिगेशन ना हो, ये सब बातें नहीं कर रहे। सिंपल क्या कह रहे हैं, थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड नहीं करनी चाहिए। मतलब अगर रेसिडेंट बिजनेस एंटिटी पिछले साल में रजिस्टर्ड थी ड्यू टू उसकी इनवर्ट सप्लाई आरसीएम वाली थी तो क्या टैक्सेबल एग्जम्प्ट, लेकिन उसकी एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड नहीं हो रही थी। रेसिडेंट बिजनेस एंटिटी है, इस साल में उसकी एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड नहीं हो रही थी, लेकिन वो फिर भी रजिस्टर्ड थी इस साल में क्योंकि वो इनवर्ट सर्विसेज कर रही थी आरसीएम वाली, तो एग्जम्प्ट रहेगा। करंट ईयर में रजिस्टर्ड है लेकिन एग्रीगेट टर्नओवर फिर भी एक्सीड नहीं कर रही, करंट ईयर में रजिस्टर्ड तो है लेकिन टर्नओवर एक्सीड नहीं कर रही, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन है। प्रीवियस से देखना पहली बात हमने, करंट ईयर में अगर टर्नओवर एक्सीड भी करेगी तो भी एग्जम्प्ट रहेगा, अगर प्रीवियस ईयर में एक्सीड नहीं करी थी तो। प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर देखना बस हमने, प्रोसीडिंग फाइनेंशियल में अगर एग्रीगेट टर्नओवर, अच्छा एग्रीगेट टर्नओवर देखना है यहाँ पे, टर्नओवर मतलब एग्रीगेट टर्नओवर देखनी है हमने, एग्रीगेट टर्नओवर द प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अगर थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड नहीं करी थी तो एग्जम्प्ट है, कर गई थी तो टैक्सेबल अंडर आरसीएम है। सेम ये वाली कहानी किसके लिए एप्लीकेबल है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। मतलब अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल किसको सर्विसेज दे रहा है, रेसिडेंट नॉन बिजनेस एंटिटी को, तो एग्जम्प्ट बिजनेस एंटिटी को दे रहा है तो चेक करेंगे बिजनेस एंटिटी की टर्नओवर इन द प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ये क्या बात है, एक वकील दूसरे को दे रहा है तो एग्जम्प्ट है, लेकिन अगर एक सीनियर वकील किसी और छोटे वकील को दे रहा है तो वो टैक्सेबल है, सीनियर जूनियर को दे रहा है तो टैक्सेबल है। आई नहीं, जब बिजनेस एंटिटी ले रही है तो वो सर्विस ही एग्जम्प्ट होगी, फिर आरसीएम ने ट्रैक्ट होया। अगर बिजनेस एंटिटी टर्नओवर एक्सीड कर रही है वो ऑलरेडी फिर वो लायबिलिटी टू रजिस्टर है, फिर ही आरसीएम लग गया, तो इसके सेक्शन 24 का रेलेवेंस नहीं आ रहा। एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या सीन है, सबसे पहले कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स एंड रेयरिंग ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स से रिलेटेड कोई भी सर्विस होगी तो एग्जम्प्ट है, इनका जॉब करा रहे तो भी एग्जम्प्ट है। कल्टीवेशन ऑफ प्लांट में क्या आ जाता है, ग्रोइंग, रेजिंग, हार्वेस्टिंग सब कुछ आ गया। रेयरिंग ऑफ प्लांट्स में रेजिंग, फीडिंग, ब्रीडिंग आ गया। लेकिन ध्यान के रखोगे एनिमल को पालना तो एग्जम्प्ट है, एनिमल को काटना, स्लॉटरिंग, वो टैक्सेबल है, वो गंदा काम है स्लॉटरिंग वाला, वो टैक्सेबल है। लेकिन अगर प्लांट्स को काट रहे हो वो कोई चक्कर नहीं, वो हार्वेस्टिंग भी आपका एग्जम्प्ट रहेगा। प्लांट्स तो कटती हैं, प्लांट्स की कोई दिक्कत नहीं है, लिखा नहीं हुआ लिख लो चाहे, हार्वेस्टिंग ऑफ प्लांट्स। कल्टीवेशन में क्या आता है, उगाना ही आता है, बस हार्वेस्टिंग ऑफ प्लांट्स या ट्रीज वो एग्जम्प्ट है, लेकिन जानवर मारना टैक्सेबल है। हॉर्सेस रिलेटेड कुछ भी करोगे तो टैक्सेबल है, हॉर्सेस प्रीमियम आ गया, सब कुछ टैक्सेबल है। मिलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस, पैडी को राइस में कन्वर्ट करने की, शेलर टैक्सेबल है। फिर आ गया आपका बेसिक इंफ्रा, एग्जम्प्ट रखेंगे। बेसिक इंफ्रा में क्या आएगा, लैंड, मशीन और लेबर आएगा। लैंड से रिलेटेड मतलब किराए पे ले रहे हैं जगह, लीजिंग, एग्रीकल्चर के लिए, डेयरी के लिए, पोल्ट्री फार्मिंग के लिए। मशीनरी को किराए पे ले रहे हैं तो भी एग्जम्प्ट। लेबर, सप्लाई ऑफ फार्म लेबर हो रही है तो भी एग्जम्प्ट। फिर आ गया राइट टू यूज द नेचुरल रिसोर्सेज टू द फार्म्स, राइट टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज, फार्म वालों से पैसा ले रहे हैं कि अगर आपने खेत रिवर से पानी लेना है तो पैसे जमा कराओ,
तो एग्जाम्प्ट है। फिर आगे बाकी ऑपरेशन में क्या आ गया, अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के ऊपर कोई भी काम कर रहे हो तो एग्जाम्प्ट रहेगा। अब व्हाट डू मीन बाय एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, वो प्रोड्यूस जो आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड निकला है, या तो उसके ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग नहीं करी, या अगर फर्दर प्रोसेसिंग करी भी है तो उतनी करी है सो एज टू मेक इट सेलेबल इन द प्राइमरी मार्केट, ना तो रिटेल मार्केट, रिटेल नहीं प्राइमरी मार्केट। अगर ऐसा कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसके ऊपर कल्टीवेशन कर रहे हो, हार्वेस्टिंग कर रहे हो, एग्जाम्पशन रहेगी। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के ऊपर कोई फर्दर प्रोसेसिंग भी कर रहे हो ना, ट्रिमिंग, क्योरिंग, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, एग्जाम्प्ट रहेगा। बस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से रिलेटेड सब कुछ एग्जाम्प्ट है। फिर आ गया लोडिंग, अनलोडिंग, पैकेजिंग, स्टोरिंग, वेयर हाउसिंग, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और राइस का एग्जाम्प्ट है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सारा कुछ एग्जाम्प्ट है, ये चीज़ें सिर्फ राइस की एग्जाम्प्ट है। वेयर हाउसिंग वगैरह, कल्ली वेयर हाउसिंग, कल्ली वेयर हाउसिंग एग्जाम्प्ट कर देंगे किसकी, सीरियल, पल्सेस, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। तो और लास्ट में रह गया प्री कूलिंग, राइपनिंग, वैक्सिंग, लेबलिंग, फ्रूट्स और वेजिटेबल का, ये भी एग्जाम्प्ट रहेगा। डाउट आ सकता है कि सर वैक्सिंग तो टैक्सेबल करवा दो, लेकिन एग्जाम्प्ट ही रखा हुआ है। राइस का क्या एग्जाम था, स्टोरिंग, लोडिंग, स्टोरिंग, पैकेजिंग, लोडिंग, अनलोडिंग और वेयर हाउसिंग। फिर वेयर हाउसिंग कल्ली एग्जाम थी, सीरियल, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल और माइनस फॉरेस्ट प्रोड्यूस। और लास्ट में ये रह गया आपका फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की प्री कूलिंग, राइपनिंग, वैक्सिंग। बाकी सर्विसेज भी एग्जाम्पशन मिलेगी अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी की बात आ रही है, इससे रिलेटेड कोई भी सर्विस, या फिर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज, R&D ट्रेनिंग सर्विसेज, या फिर टेस्टिंग ऑफ सॉइल या टेस्टिंग ऑफ प्लांट, या फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इधर क्यों है आपकी बुक में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इधर ही है। मैं भी तो ही पूछी है। पर नहीं है यार, इधर है तो एग्जाम्प्ट ही है। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी एग्जाम्प्ट ही रहेगी, पहले मेरे से गलत बोला गया फिर। तो IVF है तो भी एग्जाम्प्ट है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है तो भी एग्जाम्प्ट है, लेकिन अगर हॉर्सेस की है तो वो टैक्सेबल है। फिर टैक्सेबल पहले होती होगी, मतलब थी पहले कंफर्म, अमेंडमेंट हुई थी इसमें, टैक्सेबल से एग्जाम्प्ट कर दिया। हॉर्सेस की है तो टैक्सेबल, बाकी किसी एनिमल की है तो एग्जाम्प्ट है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एनिमल की भी एग्जाम्प्ट है, उधर से ह्यूमन की IVF भी एग्जाम्प्ट है। तो अदर्स में क्या आ गया, एक तो APMC आ गया, R&D ट्रेनिंग आ गया, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज, टेस्टिंग ऑफ सॉइल आ गया, टेस्टिंग ऑफ प्लांट आ गया। तो ये हमने क्या पढ़ा, प्लांट से रिलेटेड सब कुछ एग्जाम्प्ट, एनिमल से रिलेटेड सब कुछ एग्जाम्प्ट, एनिमल की स्लॉटरिंग टैक्सेबल है, लेकिन हॉर्सेस से रिलेटेड सब कुछ टैक्सेबल आ गया। पैडी को राइस में कन्वर्ट करना, मिलिंग करना, वो टैक्सेबल आ गया। बेसिक इंफ्रा, लैंड, मशीन, लेबर और नेचुरल रिसोर्स एग्जाम्प्ट आ गया। ऑपरेशन में क्या आ गया, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के ऊपर कुछ भी कर रहे हो एग्जाम्प्ट है। कल्ली वेयर हाउसिंग एग्जाम्प्ट कर देंगे सिर्फ सीरियल, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल की। फ्रूट्स वेजिटेबल का अगर राइपनिंग, लेबलिंग और वैक्सिंग, प्री कूलिंग कर रहे हो तो भी आपका एग्जाम्प्ट रहेगा। और राइस की क्या कर रहे हो, लोडिंग, अनलोडिंग, पैकेजिंग, वेयर हाउसिंग। ध्यान रखिए, और राइस इज नॉट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, पैडी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, पैडी से रिलेटेड सब कुछ एग्जाम्प्ट रहेगा। पैडी को राइस में कन्वर्ट करना टैक्सेबल रहेगा। राइस से रिलेटेड फिर से 4 चीजें एग्जाम्प्ट रहेंगी, स्टोरिंग, पैकेजिंग, लोडिंग एंड अनलोडिंग एंड वेयर हाउसिंग। ठीक हो गया। अदर्स में APMC हो गया, R&D हो गया, सॉइल और प्लांट टेस्टिंग हो गया, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो गया। नीचे फ्यूमिगेशन या फिर इंसेक्टिसाइड स्प्रे करना इन द वेयर हाउस, गंदे काम है फ्यूमिगेशन, इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड अगर फार्म में छिड़क रहे हो, खेतों में, वो एग्जाम्प्ट है, लेकिन अगर वेयर हाउस में छिड़क रहे हो तो टैक्सेबल है। फिर आ गया ये वाली सीन, वेयर हाउसिंग ऑफ नट्स, स्पाइसेस, कॉपरा, जैगरी, फ्रूट्स, वेजिटेबल, वेजिटेबल फाइबर, इंडिगो, अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको, बिटर लीव्स, टी, कॉफी, पहले एग्जाम्प्ट होता था, अभी टैक्सेबल है। स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल टैक्सेबल है। माइनिंग राइट ऑफ द कोल टैक्सेबल आएगा। कोल अगर माइनिंग राइट ऑफ द कोल, फिर ये एग्जाम्पशन क्या थी, नेचुरल रिसोर्सेज अगर फार्मर्स यूज कर रहे हैं तब एग्जाम्प्ट है। फार्मर ने कोल क्या करना है, इसके अलावा को और अगर नेचुरल रिसोर्स को यूज करने का राइट है तो वो टैक्सेबल है, सिर्फ फार्मर वाला एग्जाम था। चलो
ये हो गया पेज। फ्लोर मिल क्या आएगा, टैक्सेबल एग्जाम्प्ट है। फ्लोर मिल टैक्सेबल आएगा यार। ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਈਫਰਕੇटेड, ਉਹ ਗੁੱਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। सही है। ऐसे लोग हैं जिसके पास आप कनक लेके जाते हैं, वो पीस के कल आटा दे देते हैं, अपने 70-80 रुपये ले लेते हैं, वो टैक्सेबल सर्विस। यहाँ पर ये दिया नहीं हुआ एग्जाम्पशन में, तो टैक्सेबल। सिमिलरली पैडी से राइस में कन्वर्ट करके दे तो भी टैक्सेबल है। प्योर आटा बिक रहा है एज अ गुड, ਉਹਦੀ एग्जाम्पशन है, वो छड़ दो। गुड वाला लॉ अपने सिलेबस में नहीं है। इसमें 2-3 अमेंडमेंट है। पहला, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी DDA इज नॉट अ लोकल अथॉरिटी, लिखियो अमेंडमेंट। DDA, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी इज नॉट अ लोकल अथॉरिटी। अभी कहते हैं अगर गवर्नमेंट का इनवर्ट सप्लाई हो रही है ना, इसकी गवर्नमेंट की, अगर तो प्योर सर्विस है तो एग्जाम्प्ट कर देंगे, अगर वो गुड्स प्लस सर्विस है तो एग्जाम्प्ट कर देंगे, अगर गुड्स की वैल्यू कितनी है, अप टू 25% इन द वैल्यू सप्लाई। गुड्स अगर थोड़े होंगे तो वैल्यू सप्लाई छोटी होगी, छोटी वैल्यू सप्लाई एग्जाम्प्ट है। क्या बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट की अगर इन्वर्ट आ रही है, किसकी इन्वर्ट है, सिर्फ गवर्नमेंट की इन्वर्ट सर्विस आ रही है, प्योर सर्विस या फिर कॉम्पोजिट, एग्जाम्प्ट कर देंगे। कंडीशन क्या है, जितनी बात ये पढ़ रही है ना सारी, तभी एग्जाम्पशन मिलेगी। अगर ये जो इनवर्ट सर्विस ले रहे हैं वो किससे रिलेटेड है, आउटवर्ड किसी ऐसे काम के लिए जो काम पंचायत या म्यूनिसिपैलिटी ने करना होता है अंडर सेक्शन 243, अंडर आर्टिकल 243G या W। पंचायत या म्यूनिसिपैलिटी वाले कामों से रिलेटेड है। पंचायत म्यूनिसिपैलिटी वालों ने क्या काम करने होते हैं, एग्जाम्पल के लिए गलियां साफ करनी, पब्लिक प्लेसेस साफ करनी, एक्सेट्रा, ऐसा कुछ। तो स्ट्रीट लाइट या फिर क्लीनिंगनेस ऑफ द रोड्स, ये वाले कामों के लिए अगर इनवर्ट सर्विसेज ले रहे हो तो एग्जाम्प्ट कर देंगे। प्योर सर्विस एग्जाम्प्ट है, गुड्स प्लस सर्विस है तो एग्जाम्प्ट कर देंगे, अगर गुड्स कितने अप टू 25%, अगर गवर्नमेंट इन्वर्ट ले रही है तो। फिर आउटवर्ड की बात कर लो, गवर्नमेंट की अगर आउटवर्ड कर रहे हैं इन सबसे रिलेटेड तो सप्लाई है नहीं, नॉट अ सप्लाई। गवर्नमेंट अथॉरिटी अगर आउटवर्ड कर रही है सबसे रिलेटेड तो एग्जाम सप्लाई। आउटवर्ड या तो सप्लाई है नहीं, एग्जाम सप्लाई है। इनर रिलेटेड इनवर्ड है तो प्योर सर्विस है तो एग्जाम्प्ट है। गुड्स आगे था विच अप टू 25% फिर एग्जाम्प्ट है। फिर आ जाओ आगे, अब ये क्या लिख रखा है, कहते हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, MCD। MCD क्या कर रही है, इनवर्ट सर्विसेज ले रही है। किसकी ले रही है इनवर्ट सर्विसेज, हाउसकीपिंग की, सिविल मेंटेनेंस की, फर्नीचर मेंटेनेंस की, हॉर्टिकल्चर एजेंसी, फॉर द अपकीप ऑफ द MCD ऑफिस। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अपने ऑफिस को अच्छा रखने के लिए, अपने प्रीमाइसिस, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस अच्छा रहे उसके लिए हाउसकीपिंग की सर्विसेज ले ली। कोई मतलब हाउस हाउसकीपिंग की सर्विसेज समझ गए आप, हाउस मेड वाली सर्विसेज एक थर्ड पार्टी एजेंसी से ले ली टाइप्स। सिविल मेंटेनेंस की सर्विसेज ले ली, बिल्डिंग सही करवा ली एक्सेट्रा, फर्नीचर मेंटेनेंस करवा ली, हॉर्टिकल्चर। क्या आपको लगता है एग्जाम करवाएंगे सारी सर्विसेज? तो क्लैरिफिकेशन यही थी कि अगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, हालांकि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का आउटवर्ड काम तो यही होगा, मतलब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पंचायत वाला म्यूनिसिपैलिटी वाला काम करेगी 243GW वाला, लेकिन कहते हैं ये जो इनवर्ट सर्विसेज ले रहे हो ये इससे रिलेटेड ही है नहीं। कहते हैं आर नॉट सप्लाइड इन रिलेशन टू द फंक्शन परफॉर्म टू द इंटरेस्टेड टू द म्यूनिसिपैलिटी, देयरफॉर GST इज एप्लीकेबल। ये अमेंडमेंट है। दिल्ली वालों के ऊपर पता नहीं कोई है ना क्लेश क्लूश ही लगता है। पहले तो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी को लोकल अथॉरिटी की डेफिनेशन से बाहर निकाल दिया, फिर MCD को कहते हैं कि ये वाली सारी सर्विसेज ले रहे हो तो टैक्सेबल है। मैं लिखाता हूँ ना आपको, लिखो, मैं कट शॉर्ट में लिखवाता हूँ आपको, लिख लो।
ये अमेंडमेंट है आपकी सितंबर के लिए। पहले स्पेलिंग गलत होगी। फर्नीचर मेंटेनेंस क्या था? हॉर्टिकल्चर। गार्डन बढ़िया वो रखवा रहे हैं अपना। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਰੇਟ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਨਿਲ ਰੇਟ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤਾਂ ਰੇਟਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ, ਨਾ ਅੱਜ ਤੇ ਨਾ ਕੱਲ, ਨਾ ਇੰਟਰ ਨਾ ਫਾਈਨਲ। इन्होंने फिर वही बात वो उस दिन वाली, ये सर्कुलर गया होगा सीबीडीटी के पास, इससे ज़्यादा पावर नहीं होगी, तो उन्होंने दिल्ली वाली को साथ क्लैरिफाई कर दिया। लेकिन मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे लगता है, अगर दिल्ली को क्लैरिफाई कर दिया तो ऑब्वियसली बाकी सबके लिए भी सेम ही एप्लीकेबल होगा। तो मैंने दिल्ली नहीं लिखा, सिंपल लिख दिया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। लेकिन जो अमेंडमेंट है जहाँ पे वर्डिंग पढ़ोगे कहीं पे भी, तो वहाँ पे एमसीडी दिखाएगा आपको। लेकिन वो मेरे हिसाब से ऑब्वियस ही होना चाहिए ना, अगर दिल्ली को मना कर दिया तो बाकी के लिए मना ही ऑब्वियसली। लेकिन पेपर में पूछेंगे तो ऐसे ही पूछेंगे आपको। फिर आ गया यार, गवर्नमेंट अथॉरिटी का इनवर्ड एग्जाम रहेगा अगर ये 5 सर्विसेज से रिलेटेड है। कौन सी वाली? वाटर सप्लाई, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, सॉलिड वेस्ट और स्लम इंप्रूवमेंट। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सरकार को अगर सर्विस दे रहे हो ट्रेनिंग प्रोग्राम से रिलेटेड, तो अगर सरकार कितना खर्चा बियर कर रही है, 75% और मोर, इसका मतलब सप्लायर कितना खर्चा बियर कर रहा है, दैट इज आपकी बुक में मोर देन 75 लिखा है, ये सिंबल ही डाला हुआ है, मोर देन है ये, इक्वल टू एंड मोर देन और इक्वल टू। 75% or more, that is supplier bears अब इसका फंडा समझना, अगर सप्लायर बात ये बन गई कि ट्रेनर सरकार को सर्विसेज दे रहा है, लिख लो पहले, पे लिखी जा रहा है। फिर ट्रेनर गवर्नमेंट सर्विस दे रहे हैं, क्यों? गवर्नमेंट को दे रहा है, क्यों? गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग करवा रहे हैं बेसिकली। तो उस केस में क्या होगा, ट्रेनिंग के लिए कुछ इक्विपमेंट्स लगते हैं, कोई भी खर्चा अगर हो रहा है, अगर वो सप्लायर बियर करेगा, सरकार से रिफंड लेगा, रिम्बर्समेंट लेगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्रीज करवाएगा। अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई बड़ी होगी तो टैक्सेबल, वैल्यू ऑफ सप्लाई छोटी है तो एग्जाम। छोटी कब होगी? जब सप्लायर खर्चा बियर कर रहा है लेस देन 25%, लेस देन 25 बियर करेगा। ऊपर भी क्या था वैसे,
ऊपर भी क्या था कि अगर कॉम्पोजिट केस है और गुड्स की वैल्यू कितनी है, अप टू 25%, गुड्स अगर अप टू 25% है तो वैल्यू सप्लाई थोड़ी होगी तो एग्जम्प्ट है। इधर भी क्या है, सप्लायर अगर बियर कर रहा है लेस देन 25% तो एग्जम्प्ट है, वैल्यू सप्लाई छोटी है। तो दोनों जगह यही था, लेस देन 25, हल्का सा फर्क दिख रहा है मुझे, इधर लेस देन 25, इधर अप टू 25, गुड्स के केस में अप टू 25, उधर लेस देन 25। लेकिन मोटी मोटी गल की है भी, अगर गुड्स या सप्लायर जो खर्चा बियर कर रहे हो एक्सपेंस अगर लेस देन 25 थोड़ा थोड़ा है ना, अगर थोड़ा है तो वैल्यू सप्लाई एग्जाम्प्ट कर दो, अगर ज़्यादा हो गया तो वैल्यू सप्लाई टैक्सेबल कर दो। लेकिन यहाँ पे वर्डिंग ऐसे लिखी हुई है 75% और मोर अगर गवर्नमेंट बियर कर रही है, उतने लेस देन और इक्वल टू अप टू 25% है, नीचे लेस देन है यदि ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के लिए लेट से मिलिट्री वालों को ट्रेनिंग देनी है, मिलिट्री वालों को ट्रेनिंग देनी है तो उसके लिए क्या होता है कि टायर टूर रखने होंगे है ना, फिर वो किचड़ भी फैलाना होता है, ऐसे ही होता है। तो टायर रखने के ऊपर किचड़ फैलाने के ऊपर खर्चा तो आएगा ही, और मिलिट्री को ट्रेनिंग दे रहे हो तो बुलेट्स यूज़ हो रही है उस ट्रेनिंग में, तो वो खर्चा हो गया सारे। ये सब खर्चा अगर कौन बियर कर रहा है चेक करो, ट्रेनर बियर कर रहा है या गवर्नमेंट खुद से बियर। अगर गवर्नमेंट खुद से बियर कर रही है मेजर ऑफ द खर्चा, फिर वो जो ट्रेनर सर्विस दे रहा है उसकी वैल्यू सप्लाई बहुत छोटी होगी, छोटी वैल्यू सप्लाई एग्जाम्प्ट। और अगर सप्लायर बियर करेगा तो वैल्यू सप्लाई बड़ी होगी, सरकार से रिम्बर्समेंट लेंगे। हाँ, सरकार अगर खुद सामान लेके आ रही है फिर जो ट्रेनर चार्ज करूँगा वो थोड़ी कंसल्टेशन चार्ज करूँगा। इसके अलावा पोस्टल डिपार्टमेंट से अगर रिलेटेड है, लेस देन 10 ग्राम का अगर वेट है तो एग्जाम्प्ट कर देंगे। कौन सी चीज़ें, स्पीड पोस्ट नहीं होनी चाहिए बेसिकली, बस स्पीड पोस्ट छोड़ के, स्पीड पोस्ट तो ऑलवेज एक्सेबल है, बाकी सब चीज़ें एग्जाम्प्ट कर देंगे अगर वेट कितना है, लेस देन 10 ग्राम। फिर आ गया एयरक्राफ्ट वैसे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स पैसेंजर, सरकार अगर सर्विस दे रही है ऑलवेज टैक्सेबल अंडर एफसीएम। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की अगर बात करें तो जनरली तो एफसीएम में टैक्सेबल है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से सारी सर्विस जनरली एफसीएम में टैक्सेबल है। लेकिन हाँ, हमने कुछ चीज़ें एग्जाम्प्ट पढ़ रखी हैं कि वो सेकंड नॉन एसी, वो चीज़ें तो एग्जाम्पशन रहेगी रहेगी। लेकिन रेलवे की ये वाली चीज़ें एग्जाम्प्ट कर देंगे, कौन सी, प्लेटफॉर्म टिकट, रिटायरिंग वेटिंग क्लॉक रूम, बैटरी ऑपरेटेड, या ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पिछली बार अमेंडमेंट आई थी अभी तक पेपर में चेक नहीं हुई। प्लेटफॉर्म टिकट, रिटायरिंग क्लॉक रूम, वेटिंग रूम, बैटरी ऑपरेटेड कार, और है आपकी बुक में, मिल गया 159 सेकेंड लास्ट। तो ये वाले सर्विसेज एग्जाम्प्ट है। उसके बाद क्या आ गया, ये बेकार, बेकार कर लो, पता नहीं लगता। इमूल प्रॉपर्टी, इमूल प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ा था, रेसिपिएंट अगर कौन हो, सरकार अगर रेंटिंग ऑफ इमूल प्रॉपर्टी करे, रेसिपिएंट कौन हो, रजिस्टर्ड या बिजनेस एंटिटी, रजिस्टर्ड तो आरसीएम, रजिस्टर्ड है तो आरसीएम लगेगा, अनरजिस्टर्ड है तो हम कह रहे थे कि नॉन बिजनेस एंटिटी है तो एग्जाम्पशन मिलेगी। इसके अलावा एक और एग्जाम्पशन है कि अगर कंसिडरेशन कितनी अप टू 5 ईयर तो एग्जाम्पटर मिल रहेगा। तो आरसीएम के केस में टैक्सेबल करवाना था ना, बस ये कह लो सिंपल, कंसिडरेशन अगर कितनी अप टू 5 ईयर तो एग्जाम्पशन रहेगी। इतने आरसीएम थे, एफसीएम है ना, एग्जाम्प्ट इफ कंसिडरेशन अप टू 5 ईयर। वैसे हमने पढ़ लिया कि आरसीएम रहेगा या एग्जाम्प्ट रहेगा, लेकिन आरसीएम और एग्जाम, आरसीएम रहेगा या एफसीएम रहेगा, ठीक है, लेकिन अगर कंसिडरेशन अप टू 5 ईयर होगी तो एग्जाम्प्ट रहेगा। तो रेसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड है, ठीक है, बस रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, बस ये याद रखना कि कंसिडरेशन अगर अप टू 5 ईयर है तो एग्जाम्पशन रहेगी सारे किते, आरसीएम एफसीएम कोई मर्जी केस होवे। ये तुम यार ज़्यादा याद ही नहीं करना, तुम एक तो याद करना भी आरसीएम होंगे, एक याद करना नॉन विसिनिटी होवे तो एग्जाम्प्ट होंगे। जो आरसीएम होंगे तुम उस मेजर ध्यान रखोगे भी, अगर अप टू 5 ईयर होया फिर एग्जाम्प्ट है। इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर रजिस्टर्ड में देता आरसीएम, लेकिन अगर कंसिडरेशन अप टू 5 ईयर है फिर एग्जाम्प्ट है। इसके अलावा एनी अदर सर्विस दे रहे हो, जब मैंने कहा ना एनी अदर, उसमें कौन कौन सी आ गई, एक तो वो ये 4 छोड़ के आ गई, एयरक्राफ्ट वेसल ट्रांसपोर्ट, रेलवे छोड़ के आ गई, मिनिस्ट्री ऑफ पोस्ट छोड़ के आ गई, ठीक है जी, और रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो जो 4-5 बेसिकली जिथे आरसीएम आप लाया सी, आप 4-5 छड़ दो, बाकी तो आरसीएम लग गया।
ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆਰਸੀਐਮ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆ ਗਈ ਇੱਥੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆਰਸੀਐਮ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਏਜ 'ਚ ਵੀ ਸੇਮ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਕੰਸੀਡरेशन ਅਪ ਟੂ 5000 ਹੈ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਹੈ। इफ द कंसिडरेशन मोर देन 5000 एंड रेसिपिएंट कौन है, एक बिजनेस एंटिटी ਜਿਹਦੀ ਟਰਨਓਵਰ ਐਕਸੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਟੈਕਸੇਬਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਰਸੀਐਮ ਹੈ। मतलब दो केसेस, इससे दो एग्जम्पशन मिल गया बेसिकली। एक अप टू 5000 है ਤਾਂ एग्जम्प्ट है, एक रेसिपिएंट अगर बिजनेस एंटिटी 20 साल एग्रीगेट टर्नओवर ਉਹਦੀ थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड नहीं कर रही ਤਾਂ भी एग्जम्प्ट है। इससे दो एग्जम्पशन मिल गया नवियां। एनी अदर सर्विसेज दो एग्जम्पशन है, अगर कंसिडरेशन की अप टू 5000 तो एग्जम्प्ट, और अगर 20 साल में बिजनेस एंटिटी के एग्रीगेट टर्नओवर 5 ਇਹ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਐ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਸੀਡरेशन 5000 ਤੋਂ ਵੀ ਐਕਸੀਡ ਕਰੇ ਐਂਡ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਨਓਵਰ ਥ੍ਰੈਸ਼ੋਲਡ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਵੀ ਐਕਸੀਡ ਕਰੇ ਫਿਰ ਟੈਕਸੇਬਲ। ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਇਫ ਏ कंसिडरेशन अप टू 5000। हाँ, और बी एग्जाम्प्ट इफ रेसिपिएंट बिजनेस एंटिटी की एग्रीगेट टर्नओवर डोंट एक्सीड थ्रेशोल्ड लिमिट। प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। चले आगे। अमित ने फोन नहीं उठाया था। तो बच्चे रेगुलर नहीं। पासपोर्ट, वीजा, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट एग्जाम्प्ट है। रजिस्ट्रेशन इंडियन लॉ, टेस्टिंग इंडियन लॉ एग्जाम्प्ट है। रीहैब प्रोफेशनल वाली सर्विसेज कौन दे रहा है? बाय रीहैब प्रोफेशनल कहाँ पे दे रहा है? एट रीहैब सेंटर या फिर एट मेडिकल सेंटर एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट या फिर 12AA एंटिटी। रीहैब प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहा है, रीहैब सेंटर पे दे रहा है तो एग्जाम्प्ट रहेगी, लेकिन अगर अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल के बैठा है तो टैक्सेबल है। रीहैब सेंटर जो आउटवर्ड सर्विस दे रहा है वो भी एग्जाम्प्ट है। रीहैब सेंटर आउटवर्ड सर्विस दे रहा है, एग्जाम्प्ट है। रीहैब सेंटर इनवर्ड सर्विस ले रहा है किसी प्रोफेशनल तो एग्जाम्प्ट है। प्रोवाइड दैट रीहैब सेंटर कौन होना चाहिए? गवर्नमेंट वाला या फिर 12AA एंटिटी वाला। इंडस्ट्रियल प्लॉट, ये क्या सीन है? लंबी लीज, पहला वन टाइम जो पेमेंट ले रहे हैं वो एग्जाम्प्ट है, किराया नहीं, किराया टैक्सेबल है यार। ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਯਾਰ, ਇੰਨੀ ਕਿੱਥੇ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਗਰ ਠੰਡ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜੇ ਨਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਐਕਸੈਸ ਹੋਈ ਹੈ ਠੰਡ। इंडस्ट्रियल लंबी लीज अगर है, लंबी लीज मतलब क्या होता है? 30 ईयर्स और मोर। ना फैन स्पीड बढ़ गई। हो गया। लंबी लीज अगर है 30 ईयर्स और मोर वाली, तो यार सप्लायर अगर है कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन अंडरटेकिंग जिसमें गवर्नमेंट का स्टेक कितना है? 20% और मोर, नहीं मोर देन 20%। 20% और मोर ही आएगा। सरकार का स्टेक कितना है? 20% और मोर का। और क्या दे रही है वो? जगह किराए पे दे रही है किसको? इंडस्ट्रियल यूनिट और डेवलपर को। बेसिकली सरकारी एंटिटी किसी इंडस्ट्रियल यूनिट ਨੂੰ या डेवलपर ਨੂੰ जगह किराए पे दे रही है 30 ईयर्स और मोर के लिए, और वो जगह कौन सी होनी चाहिए? इंडस्ट्रियल प्लॉट। इंडस्ट्रियल प्लॉट इंडस्ट्रियल यूनिट या डेवलपर को एग्जाम्प्ट क्या करेंगे?
प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस वन टाइम, या फिर अपफ्रंट जो अमाउंट कलेक्ट कर रहे हैं, प्रीमियम या सलामी कोई भी नाम दे उसको, बेसिकली एक बार दी पेमेंट है ਜਿਹੜੀ ਉਹ एग्जम्प्ट है, ਜਿਹੜੀ बार-बार ਦੀ रेकरिंग है वो टैक्सेबल है। नेक्स्ट, सर्विस बाय अ ओल्ड एज होम रन बाय अ गवर्नमेंट या फिर 12 एंटिटी। सर्विस बाय अ ओल्ड एज होम, बुजुर्गों के लिए पीजी, वृद्धाश्रम। तो वृद्धाश्रम एग्जम्प्ट कर देंगे अगर रेजिडेंट रहने वाला बंदा कौन है, सीनियर सिटीजन आपका 60 और मोर। यहाँ पे कंसिडरेशन कितनी होनी चाहिए आपके बुक में, ये सिंपल ही है, समझ नहीं आ रही, मैं अपडेट नहीं कितने हैं, 60 ईयर्स और मोर। फिर कंसिडरेशन कितनी है, अप टू 25,000 तो एग्जम्प्ट है। वृद्धाश्रम कंसिडरेशन अप टू 25,000 होनी चाहिए। पीजी, वृद्धाश्रम बेसिकली पीजी हो गया इनके लिए, बुजुर्गों के लिए। बुजुर्ग कौन, 60 ईयर्स और मोर वाला, पीजी अप टू 25,000 रुपया तो एग्जम्प्ट है। एक और बात, ये जो ओल्ड एज होम होना चाहिए ना, सरकार या 12 एबी वाली एंटिटी चलाए तभी एग्जम्प्ट है, प्राइवेट चलाए तो टैक्सेबल है। सर्विस बाय फेयर प्राइस शॉप टू द गवर्नमेंट को अगर सर्विस दे रहे हैं तो एग्जम्प्ट रहेगा। और ये वाली बॉडीज अगर आउटवर्ड सर्विसेज दे रही हैं तो एग्जम्प्ट रहेगा, ईपीएफ, एनएसडीसी, एनपीएस या ये। लेकिन अगर आईआरडीए, सेबी, फसाई, आरबीआई, जीएसटी नेटवर्क है तो टैक्सेबल है। आरटीए के एक्ट के अंडर जो सर्विस ले रहे हो एग्जम्प्ट है। सैटेलाइट लॉन्च करने की सर्विस इसरो दे या फिर कोई और दे, डजंट मैटर, एग्जम्प्ट रहेगा। सैटेलाइट लॉन्च करने की सर्विस सबके लिए एग्जम्प्ट है। स्किल डेवलपमेंट बेकार है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर इस बार भी चेक किया है क्या, ये अकोमोडेशन इन हॉस्टल, कैंप, पेइंग गेस्ट या एनी स्टूडेंट रेजिडेंट। पेपर में क्वेश्चन आया, ये सारी कंडीशन मीट थी, बस एक वर्ड मिसिंग था, स्टूडेंट रेजिडेंस, बच्चों के रेजिडेंस के लिए। वहाँ पे ये भी लिखा होता कि कंटिन्यू स्टे 99 डेज का था, 18,000 रुपया पर मंथ का किराया था, बस एक वर्ड मिसिंग था, स्टूडेंट के रेजिडेंट के लिए। स्टूडेंट के लिए है तो एग्जम्प्ट है, अदरवाइज टैक्सेबल है। क्या चीज़, हॉस्टल या फिर पीजी या कैंप्स, ठीक हो गया। अगर कंसिडरेशन कितनी होनी चाहिए, अप टू 20,000 होनी चाहिए। और मिनिमम कंटिन्यू स्टे कितने दिनों का होना चाहिए, कम से कम 90 दिनों का कंटिन्यू स्टे होना चाहिए। सर्विस बाय होटल इन गेस्ट हाउस एक्सेट्रा, ये टैक्सेबल है। रहने वाला घर रहने के लिए किसी अनरजिस्टर्ड बंदे को दिया तो एग्जम्प्ट है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया था, प्योर लेबर के ऊपर। कहते हैं अगर सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं जो कि किसी रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का पार्ट नहीं है, एक इंडिविजुअल कार पा रही है, इंडिविजुअल कार, लेकिन उसकी रिपेयर थी, वो पे रिपेयर है तो टैक्सेबल रहेगा। एग्जम्प्ट क्या है, सिर्फ ओरिजिनल वर्क मतलब न्यू कंस्ट्रक्शन, रिपेयर रेनोवेशन के लिए एग्जम्पशन नहीं है। और एग्जम्पशन है सिर्फ लेबर सप्लाई करने के लिए, अगर गुड सप्लाई कर रहे हो तो वो एग्जाम नहीं है, सिर्फ लेबर सप्लाई कर रहे हो, प्योर लेबर होनी चाहिए। या तो एक सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट इंडिविजुअल कार, या फिर वाले सारे कार बन रहे हैं लेकिन एक सरकारी स्कीम के तहत, या तो हाउसिंग फॉर ऑल मिशन या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकारी मिशन के तहत मल्टीपल कार बनन ता एग्जम्प्ट, या फिर एक इंडिविजुअल कार बने ता एग्जम्प्ट। की एग्जम्प्ट है, ਜਿਹੜੀ लेबर सप्लाई कर रहे हैं, ठेकेदार की सर्विस एग्जम्प्ट है। ठेकेदार भी कंडीशन की है, प्योर लेबर होना चाहिए, ठेकेदार का समान नहीं होना चाहिए, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं एग्जम्प्ट, प्योर लेबर एग्जम्प्ट है। ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन के लिए एग्जम्प्ट है। टोल ब्रिजेस हो गए, ये एग्जम्प्ट है। टोल चार्ज एग्जम्प्ट है। फिर बिजनेस फैसिलिटेटर या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट किसी बैंक के इंश्योरेंस को दे रहा है सर्विस रूरल एरिया के तहत तो वो एग्जम्प्ट है। उसके बाद आ गया रनिंग ऑफ पब्लिक बाथरूम या टॉयलेट, पब्लिक लाइब्रेरी या लैंडिंग ऑफ बुक्स, वो एग्जम्प्ट है। सर्विस ऑफ ट्रांसमिशन यूटिलिटी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें अमेंडमेंट क्या आई, देखो बिजली ट्रांसमिट करना एग्जाम थी पहले भी, अब भी। अमेंडमेंट क्या थी पिछली बार कि एप्लीकेशन फी फॉर रिलीजिंग इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, नया कनेक्शन देने के लिए जो चार्जेस हैं, मीटर के जो किराया ले रहे हैं, मीटर सही है या नहीं उसके टेस्टिंग चार्जेस ले रहे हैं, लेबर चार्जेस फॉर शिफ्टिंग मीटर केबल एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए, चार्जेस फॉर डुप्लीकेट बिल अगर ले रहे हैं तो ये सब चीज़ें भी एग्जम्प्ट है। एक ये बिजली वालों के लिए आ गया, दूसरा वो रेलवे के लिए था। रेलवे के लिए क्या था, क्लॉक रूम, वेटिंग रूम, या फिर एक वो बैटरी ऑपरेटेड कार होती है, प्लेटफॉर्म टिकट्स होगी, ये सब चीज़ें एग्जम्प्ट कर दी एक्सेट्रा। मतलब इसके एडिशन में हो गया है ये, सिंपल टिकट के एडिशन में ये भी क्या गया, सिंपल बिजली ट्रांसमिट करने की सर्विस के इन एडिशन में ये सर्विसेज भी एग्जम्प्ट है। या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं किसको,
ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सटेंडिंग इलेक्ट्रिसिटी टू द फार्मर्स फॉर द एग्रीकल्चर यूज। खेतों में बिजली पहुंचाने के लिए अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई सर्विस दे रहे हैं तो वो भी एग्जम्प्ट रहेगा। नेक्स्ट क्या आ गया, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस अगर कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं, या तो यूनाइटेड नेशन वाले या फॉरेन डिप्लोमेट वाले। यूनाइटेड नेशन या फॉरेन डिप्लोमेट अगर इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज कर रहे हैं तो एग्जम्प्ट है। आउटसाइड इंडिया से इम्पोर्ट ऑफ सर्विस हो रही है तो एग्जम्प्ट है। इन इंडिया से अगर ले रही है तो टैक्सेबल है, लेकिन इनको क्या मिल जाता है, आईटीसी का रिफंड मिल जाता है, बीइंग अ यूआईएन होल्डर। फॉरेन एम्बेसी वाले बंदे या फॉरेन डिप्लोमेट्स, ठीक है जी, ये अगर आउटसाइड इंडिया सर्विस ले रहे हैं तो एग्जम्प्ट है, इन इंडिया से ले रहे हैं तो टैक्सेबल है, लेकिन आईटीसी का रिफंड मिलेगा। फिर क्या आ गया, इवेंट ऑर्गेनाइज अगर हो रहा है, इवेंट ऑर्गेनाइजर विद रिस्पेक्ट टू द बिजनेस एग्जीबिशन हेल्ड आउटसाइड इंडिया, एग्जीबिशन आउटसाइड इंडिया के लिए इवेंट अगर करवा रहे हैं, एग्जीबिशन आउटसाइड इंडिया है तब भी एग्जम्प्ट है, एग्जीबिशन आउटसाइड इंडिया तो एग्जम्प्ट है, और अगर इन इंडिया हो तो टैक्सेबल, क्योंकि लिखा नहीं हुआ कुछ। नेक्स्ट क्या आ गया, गवर्नमेंट एंटिटी या रिसर्च एसोसिएशन यूनिवर्सिटी नोटिफाइड अंडर इनकम टैक्स गिविंग R&D सर्विसेज अगेंस्ट कंसल्टेशन इन फॉर्म ऑफ ग्रांट। आपके बुक में है ये R&D? हाँ, अमेंडमेंट मार्क करवाई थी ना, मेरे लिए भी नया नया पॉइंट सा लग रहा है। तो गवर्नमेंट एंटिटी आर रिसर्च एसोसिएशन सेक्शन 35 AD बेसिकली पैसे लेकर के R&D की सर्विसेज दे रहे हैं तो एग्जम्प्ट है। बिजनेस इंक्यूबेटर क्या आ गया, इंक्यूबेटर इनक्यूबेटी को सर्विस देगा, ऑलवेज एग्जम्प्ट है। इंक्यूबेटी जो आगे सर्विसेज देगा, पहले 3 साल के लिए पहले 50 लाख की टर्नओवर एग्जम्प्ट मिलेगी, अगर पिछले साल में टर्नओवर 50 लाख सीट नहीं हुई तो। टूर ऑपरेटर की सर्विसेज, ये क्या सीन है, बाहर का बंदा बाहर घूमने जाएगा, इंडिया सिर्फ प्लान करवा रहा है, एग्जम्पशन मिलेगी। बाहर का बंदा बाहर घूमेगा, एग्जम्पशन मिलेगी। बाहर का बंदा बाहर प्लस इंडिया घूमेगा तो जितना बाहर घूमेगा उतनी एग्जम्पशन मिलेगी, मैक्सिमम 50%। एग्जम्पशन क्या है, बाहर का बंदा बाहर घूमेगा, इंडिया सिर्फ ट्रिप प्लान करवा रहा है, एग्जम्प्ट है। बाहर का बंदा बाहर ही घूमेगा, इंडिया से ट्रिप प्लान करा रहा है, एग्जम्प्ट है। बाहर का बंदा बाहर भी घूमेगा, इंडिया भी घूमेगा, जितना बाहर घूमेगा उतना एग्जम्प्ट है, प्रोवाइडेड दैट मैक्सिमम 50%। अभी 50% कैसे चेक करेंगे, कहते, हाँ ये रहा, अप टू 12 घंटे, मतलब 3 घंटे, 2 दिन, 1 मिनट, जैसे कि ये वाली एग्जांपल है, टूर ऑफ 2 दिन एंड 4 घंटे इन इंडिया। पहली बात तो 4 घंटे को क्या मानेंगे, अपर राउंड ऑफ ही करना है, लेकिन इसको आधा दिन मान लो। इंडिया में कितना आ गया, आधा दिन, और 3 नाइट्स एंड 15 घंटे इन नेपाल, 15 घंटे 4 मान लो, तो नेपाल में कितने, आउटसाइड इंडिया कितना है 4, टोटल कितना हो गया 6.5। कंसिडरेशन कितनी है 1 लाख, या तो 1 लाख का मैक्सिमम 50% एग्जम्प्ट रहेगा, आह एग्जम्प्ट है 50,000, या फिर 1 लाख का 6.5 दिना में अगर है, आउटसाइड इंडिया कितना है 4, तो कितना हो गया ये आपका 61,532, विच एवर इज अ लोअर इज एग्जम्प्ट, 50,000 एग्जम्प्ट है। जी, तो बस दसन वाली गल ये सी भी, अगर लेस देन 12 घंटे है तो उन्होंने 12 घंटे मान लो, मोर देन 12 घंटे है तो उन्होंने पूरा दिन मान लो, बस आ गल है, खत्म।